ठीक है। अच्छा आवाज ठीक है? अब बताएं, आवाज ठीक है? रितेश, मुताहिर, अब ठीक है बेटा? ओके, गुड हो गया। अच्छा, आज के सेशन में थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, मगर उससे पहले आपको कुछ मैं एक क्विक रिव्यू देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर सके। सबसे पहले हमने एएमएल में यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पढ़ने के लिए जो पहले, ये हमारा कोर्स का हिस्सा है, ये देख लीजिएगा, जिसके अंदर एक्ट आता है पूरा, और इसके अलावा रेगुलेशंस आती हैं सिर्फ 4, 5 और 7, उसके अलावा कुछ 2 अपेंडिसेस हैं। अच्छा, फिर हमने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था किस चीज का, कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी वो ये थी कि मनी लॉन्डर कैसे की जाती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। यानी हमने जनरल कॉन्सेप्ट बनाया कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, ताकि फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हम समझ सके। फिर हम एक्ट क्या है उसका स्कोप देखा। स्कोप में 3 चीजें थी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कंबैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और उसके अलावा कोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने आगे बढ़े, हमने कहा कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किससे कहा जाता है, ये सेक्शन 3 में बताया गया है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस पे हमने पूरी एक स्लाइड बनाई थी ये वाली, जिसके अंदर समरी आ जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है, यानी जब किसी भी पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई किया जाएगा तो वो कौन सी चीज साबित करनी पड़ेगी, वो चीज ये साबित करनी पड़ेगी, इन 21 एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटी साबित की जाएगी तो वो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ तक आए थे जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 यानी सेक्शन 3 पे 2 एक्सप्लेनेशन हैं। और अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा, ओके, मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं अभी इसको आवाज को ठीक करा, ठीक है। पता है मुझे आवाज ठीक है? हाँ वसीम, इशू आ रहा है बेटा वॉइस में। अच्छा बेटा अब बताइएगा, अब आवाज ठीक है? अब बताएं, वॉइस का कोई इशू है? परफेक्ट हो गया? सारे बच्चे कंफर्म करें। मख्ताबर अब बताओ बेटा। मुहिब, लाइबा, आवाज सही है, डिस्टॉर्शन आ रही है? अच्छा, सेट हो गया? यस सर, बेहतर है। ओके, और इसके अलावा इट्स बेटर नाउ। अच्छा, इसको उसी अभी, अच्छा इस वक्त किस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है? आवाज फिट है? अच्छा, किसी बच्चे को आवाज इसमें क्या आ रहा है, किसको आ रहा है? रितेश, क्या इशू आ रहा है बेटा? मैंने इसको निकाल के ना, तो इको आ रहा था इस वजह से, वो फिर दोबारा इसको लगा दिया। इसमें इशू आ रहा था पहले, आवाज पीछे आ रही है। ये देखो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 1 सेकंड रुको। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रहा था पहले आपको? हैंड फ्री यूज करें आप। बीप बीप की आवाज है। इस वक्त कोई इशू है बताइएगा जरा। क्विकी नॉइज इन द बैकग्राउंड व्हेन यू स्पीक। अभी है, इस वक्त है? अच्छा, नहीं, हाँ, नॉर्मल में नहीं किया ना, तो फिर भी करके देखिए। अच्छा बच्चों, अब बताइएगा इस वक्त आवाज कैसी है? इको, वो शायद रूम की वजह से हो रहा होगा। अच्छा बताइएगा इस वक्त आवाज कैसी है बेटा? सही है? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सेट हो गया। अच्छा सही है भाई, स्टार्ट करूं? अब सही है? ऑडिबल, ओके परफेक्ट, चलो सेट हो गया। अच्छा, मैं दोबारा इस चीज को बता रहा हूं कि हाँ, मैं लेट्स स्टार्ट।
कि हमने सेक्शन 3 क्या था? सेक्शन 3 है कि ऑफेंस कब कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसकी एक्टिविटीज बताई गई थी या एक्ट्स बताए गए थे, कौन कौन से एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जब किसी भी पर्सन को या किसी भी अक्यूज्ड को कोर्ट ऑफ लॉ में सजा देने के लिए लाया जाएगा तो इनमें से कुछ एक्ट्स को, सारे नहीं, जो एक्ट्स एप्लीकेबल होंगे उनको कोर्ट में साबित किया जाएगा। अब इस सेक्शन 3 के साथ दो एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं। दो एक्सप्लेनेशंस क्या करती हैं? उनमें से पहली एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में कवर करवाई थी। वो कहती हैं कि क्योंकि ऑफेंस है तो ऑफेंस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑफेंस, ये जो मैंने ये वाला पेरा लिखा था एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, ये लॉ नहीं है, ये एक जनरल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है मगर जनरल है। इसके अंदर ये जिसको कहते हैं ना अनरिटन एक लॉ है कि उस वक्त तक ऑफेंस साबित नहीं हो सकता जब तक के दो काम ना हो, एक एक्टस रियस, दूसरा मेंस रिया। इस पे मैंने बात की थी। फिर अगली स्लाइड में वही चीज कंप्लीट करके दे रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवाया था कि इसको लिख लो। आज की स्लाइड में मैं सेम यहाँ आने के बाद ये एरिया भी मैंने ऐड कर दिया। अगर किसी ने नहीं लिखा था तो वो टेंशन ना ले। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के मुताबिक मेंस रिया यानी उस पर्सन को नॉलेज है, उसका इंटेंशन था या उसका पर्पस था वो काम करते हुए, ये रिक्वायर्ड है, इज एलिमेंट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्योंकि ऑफेंस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि इनमें से कोई, तीनों में से कोई एक चीज इस मेंस रिया ना हो। तो कहते हैं मे बी inferred from the factual circumstances in accordance with कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है। अली इस जो स्लाइड है इसको एक दफा अगर यहां से आप देख लो तो जो बच्चे अगर मिस, जिन्होंने पॉइंट किया था, मैं चाह रहा हूं कि पिक वहां से करूं जहां से आप फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3 चीजें, क्या? नॉलेज, इंटेंट और पर्पस। नॉलेज, इंटेंट और पर्पस कौन सा? जो रिक्वायर्ड है। ये 3 क्यों रिक्वायर्ड है? इसलिए रिक्वायर्ड है कि ये एलिमेंट ऑफ ऑफेंस है। अब मुझे समझाना है कि एज एलिमेंट ऑफ ऑफेंस ये एक्टिविटीज क्यों है, क्योंकि ऑफेंस के एलिमेंट्स होते हैं 2। एक क्या है? एक्टस रियस, एक है मेंस रिया, ठीक है। एक्टस रियस और मेंस रिया क्या है? इनमें से एक्टस रियस क्या है? एक्ट इटसेल्फ। पिछली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना बेटा उसको तफसीली। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो एक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, द गिल्टी एक्ट। और मेंस रिया क्या है? गिल्टी माइंड, इसका मतलब इंटेंट। ये जो आप देख लो ना एक्सप्लेनेशन 1, ये इनमें से आप लोग मुझे बताएं एक्टस रियस पे है या मेंस रिया पे है? ये जो वजाहत कर रहा है लॉ, जो भी बात बता रहा है वो मेंस रिया पे है या एक्टस रियस पे है? ये बात मेंस रिया पे है। इसका मतलब क्या है कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता जब तक कि ये मनी लॉन्डर करने का एक्ट जो है वो सामने ना हो, और जब तक कि उस बंदे का गिल्टी माइंड ना हो, यानी जो काम कर रहा है वो उसकी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, उसके इंटेंट हो, उसका पर्पस हो। अब सोचने की बात यह है कि जब कोई भी क्रिमिनल मनी को लॉन्डर करेगा तो ये चीजें साबित करना आसान थोड़ी है। कैसे साबित करेंगे? तो साबित कैसे करेंगे? कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज पे ये एक्सप्लेनेशन है। यानी इन अदर वर्ड्स जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है सेक्शन 3 की, वो बता रही है कि कोर्ट ऑफ लॉ में मेंस रिया कैसे साबित किया जाता है। अब बताएं कैसे साबित किया जाता है? वो ऐसे साबित किया जाता है। कैसे साबित किया जाएगा? उसकी नॉलेज थी कि नहीं थी, उसका इंटेंशन था या नहीं था, उसका पर्पस था या नहीं था मनी को लॉन्डर करते वक्त, ये कैसे साबित किया जाएगा? ये साबित किया जाएगा फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस से। यानी उस बंदे का कन्फेशन नहीं चाहिए। ये नहीं है कि जी उसको थाने में ले जाओ और चित्रोल कर दो ताकि वो मान ले, नहीं, फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। और वो भी किस हवाले से? कानूनी शहादत, यानी एविडेंस कलेक्शन जो होगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं। अब देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होंगे, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने से, जो मैंने आपको एक केस स्टडी दी थी, एक सवाल दिया था, एक बंदे ने से 20 मिलियन और से 30 मिलियन रुपीस उसने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कराया। अब पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है कि उसके पास 20 मिलियन थे। दूसरा फैक्ट क्या है कि उसने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। और अब उसने पूछा बैंक ने, क्यों? बैंक पे एक ऑब्लिगेशन थी केवाईसी की। केवाईसी का मतलब क्या? वो नो योर कस्टमर। बैंक ने उससे पूछा कहां से आए, वो बैंक को सेटिस्फाई नहीं कर सका। बैंक ने एसटीआर जनरेट किया। एसटीआर का क्या मतलब है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट।
एक ट्रांजैक्शन हो रही जो सस्पिशियस है, उसको रिपोर्ट किया, उसकी बेसिस पे उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके गए। अब आप आज सारा प्रोसेस सीखोगे कैसे होता है। अब ये जी उस बंदे का एक्ट्रेस रियस क्या है यहाँ, एक्ट्रेस रियस क्या है, एक्ट्रेस रियस ये है कि उसके कब्जे में 20 मिलियन थे जो उसने बैंक में डिपॉजिट किए। यानी क्या ये साबित कर सकता है कोई जो जो उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं कि उसने 20 मिलियन उसके पास थे और वो उसने जमा कराए, तो एक्ट्रेस रियस वाली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या साबित करनी है ताकि उसको वो सजा आ सके जो हम आज पढ़ेंगे। दूसरी बात ये साबित करनी है कि ये जो काम उसने किया, क्या नॉलेज थी कि जो काम, इसका मतलब नॉलेज का मतलब ये नहीं समझिएगा कि बंदा मुकर जाए मुझे तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब ये है कि वो बंदा राइट सेंसेस में हो। वो बंदा जो नॉलेज का मतलब ये है कि अच्छा बंदा बोलते जी मैं मुझे तो पता ही नहीं है, तो उससे कहा जाएगा ये जो तुम लेके आओ आए हो 20 मिलियन, ये 20 मिलियन जो है ना ये पकोड़े नहीं थे तो तुम लेके आओ और भूल गए, 20 मिलियन है भाई। तो 2 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, तुम कहते तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ से है। वो कहता है जी मुझे पता नहीं कहाँ से है। तो सवाल नॉलेज का मतलब क्या है कि वो साउंड माइंड का हो, ठीक है ना, उसको वो पता हो, वो एबनॉर्मल ना हो, इंटेंशन, ठीक है, पर्पस, ये सारी चीजें। फिर इसको साबित करने के लिए अब कैसे साबित किया जाएगा। पहली चीज साबित हो चुकी है, क्या 20 मिलियन है उसने बैंक में जमा किए। दूसरी चीज साबित करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज क्या है, नॉलेज, इंटेंट और पर्पस, ये साबित करना पड़ेगा ताकि मेंसडिया की रिक्वायरमेंट पूरी आ सके और उसको सजा दी जा सके। तो लॉ कहता है कि इस चीज को, किसको, नॉलेज, इंटेंट और पर्पस को साबित कैसे करेंगे, कहते साबित करेंगे कानूनी शहादत के मुताबिक। कानूनी शहादत एक्ट में एविडेंस जो होता है वो सर्कमस्टेंशियल भी होता है। सर्कमस्टेंशियल का मतलब क्या है कि वो बंदा कन्फेस नहीं कर रहा, मगर सर्कमस्टेंशियल ऐसे हैं कि, अब ये टर्म सुनिएगा मेरा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है, कि रीजनेबल डाउट उस पर नहीं किया जा सकता, ऐसे एविडेंस है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, उसको सजा आएगी। यानी इसका मतलब क्या है, कानूनी शहादत ऑर्डर अप्लाई करेगा। ठीक हो गई बात। यहां से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आती है मेरे बच्चों सेकंड एक्सप्लेनेशन। इसी सेक्शन के अंदर एक और चीज एक्सप्लेन करनी पड़ी है, और वो एक्सप्लेनेशन किस चीज की है, वो इस चीज की एक्सप्लेनेशन है कि फॉर द पर्पस ऑफ, जिसमें मैंने एक केस स्टडी भी दी थी और मैं आपको आज ड्राफ्टिंग स्किल की सिखाने की शुरुआत भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से ड्राफ्टिंग, और आपको आज मैं आपको वही बात साबित करूंगा जो आपने डे वन से मेरी जबान से सुन रहे हो बार बार, कि सर बोल रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को पास करने का राज क्या है। राज ये है कि जी टीचिंग टाइम, लर्निंग टाइम कम करो, प्रैक्टिस टाइम बढ़ाओ, ड्राफ्टिंग सिखाओ, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करो। आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये पेपर पास नहीं हो सकता। लिख लो, मैं आपको आज बता रहा हूं मेरे बच्चों, जब तक तुम लिखोगे नहीं ना मेरे साथ, जब मैं असाइनमेंट दूं, मेक श्योर कि उसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अगर ठीक है आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज अब बढ़ी हैं फर्म में जाने की वजह से, तो अगर उस वक्त नहीं लिख पाते, कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं लिखोगे तो मैं क्लास में नहीं आने दूंगा, आप उसको अगली दफा लिखो, मैं आपके पास हर वक्त हाजिर हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लिखो ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं कि यार यहाँ ये ठीक कर, ये लफ्ज आपको ऐसी आंखें खोलूंगा ना इंशाल्लाह, बेटा आप हैरान हो जाओ कि लॉ की दुनिया में आए हो ना, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, पेपर पास हो जाएगा। अच्छा क्यों नहीं होता, देखो जिस तरीके से पढ़ा जाता है इस तरीके से पेपर नहीं पास हो सकता, नहीं पास हो सकता, नहीं पास हो सकता, क्योंकि सवाल ईसा जवाब मूसा। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन की निशानी में इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड सिंबल है। फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रूविंग इन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 3, क्या लिखा है, कन्विक्शन, कन्विक्शन ऑफ अ, कन्विक्शन का क्या मतलब है, एलिगेशन लगा है उस पर, नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज प्रूव हो चुकी है उसके खिलाफ और उसको सजा दी जा चुकी है, कन्विक्ट हो चुका है। कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे बच्चों इस तरह है कुछ, कि देखिए हम जिस ऑफेंस की बात कर रहे हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऑफेंस है, इस ऑफेंस को साबित करने की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्डर करने की इसका मतलब क्या है कि इस वक्त वो मनी को लॉन्डर कर रहा है, मगर वो मनी आई कहां से, वो मनी थी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्या थी वो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।
इसका मतलब क्या हुआ होगा, कोई क्राइम हुआ होगा। अब आप पहले पिछली क्लास से याद होगा आपको कि ये क्राइम सिर्फ वो होगा जिसका क्या नाम था, टर्मिनोलॉजी क्या थी, जिसकी टर्मिनोलॉजी बताइएगा, इस क्राइम को हम क्या बोलते हैं, इसका कोई नाम है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। और प्रेडिकेट ऑफेंस किसको कहते हैं, उस ऑफेंस को कहते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एमएल एक्ट 2010 में लिस्टेड होंगे, और उसके अंदर तकरीबन आप देखेंगे कि सारी क्राइम आ जाते हैं। बट बहरहाल बात समझ आ गई। तो कहता है देखो हम इसको ट्राई कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, किस ऑफेंस की तरफ, वो है ऑफेंस नंबर 2। अब ऑफेंस नंबर 2 में मनी को लॉन्डर करने की उसको ट्रायल किया जा रहा है, सजा देने की कोशिश की जा रही है। तो जिस क्राइम की बेसिस पे वो पैसे आए थे उसका क्या होगा, उसका तो उसके खिलाफ एलिगेशन तक नहीं है, एलिगेशन तक नहीं है कि भाई ये भत्ता लेता है, भाई ये ड्रग्स बेचता है, ये जी इलीगल आर्म्स की सेल करता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, ये करप्ट ब्यूरोक्रेट है, ये जी फला बंदा है, तो उसके उस पर इल्जाम तक नहीं है उसका। तो अब क्या होता अगर मनी लॉन्ड्रिंग को इससे जोड़ दिया जाता, तो मनी लॉन्ड्रिंग का बेड़ा गर्क हो जाता। क्यों, क्योंकि ये स्टैंड अलोन क्राइम नहीं रहता। आज तक कितने क्राइम है जो हमारे मुल्क में क्विकली साबित हुए, ना ये क्राइम साबित होते, ना मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ हो सकता। इसीलिए दुनिया भर में क्या किया गया, दोनों को स्टैंड अलोन रखा गया। स्टैंड अलोन सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया भर में। इंडिया में भी इस पे एक कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि ये अलग होगा, ये अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को साबित करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है, ये देखिएगा, क्या कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड क्या है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। पॉइंट समझ आ गया आपको, ये है एक पॉइंट। आप अब इस पॉइंट को आप नोट कर लो, याद कर लो। पॉइंट क्या है मेरे बच्चों के मनी लॉन्ड्रिंग, एक लफ्ज सुनिएगा, स्टैंड अलोन ऑफेंस है। मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंड अलोन ऑफेंस है, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, फिर आपको ये केस दिया था। आप में से बहुत सारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारी इस टीचर अंडरस्टैंडिंग ये है कि बच्चा रिप्लाई नहीं करता यानी प्रैक्टिस नहीं करता, बट आई वाज वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे खासे बहुत नंबर, मुझे तो बल्कि हैरत हुई कि फौरी से मुझे जवाब आना शुरू हो गए। तो जिस जिस बच्चे ने जो रिकॉर्डेड इस लेक्चर को देख रहा है या जो लाइव देख रहा है, या वो बच्चे जो इसको सोशल मीडिया पे इस लेक्चर को देखेंगे, और वो बेशक मेरा सेशन नहीं भी ले रहे, मगर इस सवाल को अटेम्प्ट करो, मेरे पास भेजो, मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा। आज के सेशन में हम इस सवाल का क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करेंगे, मगर ऑब्वियसली प्रैक्टिस का सेशन में थोड़ा सा आगे चल के कोर्स कवर करके इसी स्लाइड को वापस लाऊंगा, और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों ने जवाब क्या लिखे, उनमें क्या क्या गलतियां थी, और एक अच्छा जवाब कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर मूविंग ऑन, अगर कोई इस पे सवाल है तो पूछ लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इंटेंट और पर्पस, अली मोहम्मद, इंटेंट और पर्पस, देखो इंटेंट और पर्पस ऑफेंस में मेंजरिया होता है। कैसे, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। एक लफ्ज है मर्डर, मर्डर एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, उसकी सजा है। हमारे मुल्क में उसकी सजा मौत भी हो सकती है, उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए उम्र कैद भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी। देखो मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने इसके बारे में सोची है, और आसानी से ये कॉन्सेप्ट कन्वे कर जाती है। क्या, देखो आप अगर एक दो फैक्ट्स मेरे सुनो। पहला पहला सेट ऑफ फैक्ट्स ये है कि एक बंदे का कत्ल हो जाता है, कत्ल या उसकी डेथ हो जाती है, कत्ल नहीं बोलते, डेथ बोलते हैं, डेथ हो जाती है। फैक्ट्स क्या थे अली, फैक्ट्स ये थे कि आपको कैमरे में दिखाया जाता है सारा सीन। हुआ ये कि वो रेस्टोरेंट में बैठा था, और रेस्टोरेंट में बैठा था तो जो उसके सामने एक खातून बैठी है, खातून क्या करती है, उससे बात कर रही होती है, और कैमरे में अपेरेंटली आवाज नहीं आ रही, अपेरेंटली लग रहा है कि उनका हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। हीटेड आर्ग्यूमेंट में वो खातून उठती है, किचन की तरफ जाती है, वापस आती है, उसके हाथ में एक चाकू होता है, वो उसको मार देती है चाकू, और बंदा मर जाता है। ठीक है, मुझे बताओ अली, वो खातून का इंटेंट था चाकू मारने का, पर्पस था चाकू मारने का, था ना। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट दूसरा, अब दूसरा सुनिएगा एग्जाम्पल, दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल सुनिए। गुस्सा और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, बट उस वक्त एक होता है कि जी अच्छा टेम्पररली गुस्सा इतनी बड़ी लेवल का था कि टेम्पररली वो इंसेन हो गई, उसको होश नहीं रहा, वो अलग बात हो गई। लाइबा, लाइबा ने कहा कि उसको
वो गुस्सा, मगर मैंने जो सीन बताया था उसमें गुस्सा तो था, मगर ऐसा था कि वो उठी है और किचन की तरफ गई, वॉशरूम की तरफ नहीं गई, क्योंकि उसको चाकू चाहिए था। वो किचन किचन की तरफ गई, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चाकू उठाया, फिर वापस आई है, दरवाजे से निकल के नहीं गई है और उसको आके उसी बंदे को मारा, टेबल पे चाकू नहीं मारा। इसका मतलब क्या इंटेंट था? अच्छा अब देखिए सारे फैक्ट्स आप जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। एक और बात सुनिएगा, एक और कंपेयर टू दिस एक और बात सुने। एक ये था कि जी एक उसी उसी सीन को हम रीराइट करते हैं। सीन ये है कि अब इसकी बार वो जो भाई था वो और खातून बैठे हुए हैं, ठीक है, कैमरे में आप देख रहे हो, भाई उठते हैं और वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं, वो वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो उसी वक्त जो वेटर था, वो वेटर जो था रास्ते से जा रहा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है, जो किसी ने उसे मांगा था कोई चीज काटने के लिए, से कोई मीट काटने के लिए, इसलिए उसको तेज धारीदार चाकू चाहिए था, तो वो मीट काटने के लिए वो लेके जा रहा था। तो आगे जिससे ही वो जाता है तो वो बंदा जो भाई था वो स्लिप होता है, स्लिप होते ही वो आके उसके चाकू पे गिरता है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। बताएं इसका पर्पस या इंटेंशन था? पर्पस या इंटेंशन था? नहीं था। इसको कहते हैं मैनसिलिया। समझ आई? तो पहले केस में तो मर्डर है, सेकंड केस में मर्डर नहीं है। वी डोंट कॉल इट मर्डर, वी कॉल इट मैन स्लॉटर। मैन स्लॉटर, मैन स्लॉटर का मतलब क्या कि जी ये कत्ल जो हुआ वो बगैर, मतलब डेथ हुई बगैर इंटेंशन के, और उसकी सजा में फर्क आ जाता। सजा तो इसके लिए भी है कि वो चाकू हाथ में यूं क्यों लेके जा रहा था, उसको चाहिए था कि एहतियात करता, किसी ट्रे में लेके जाता, कवर्ड में लेके जाता, मगर फिर भी सजा होगी, मगर सजा कम होगी। अब समझ आ गया आपको किसको कहते हैं, पर्पस क्या है, ये सबको समझ आ गई। यही चीज अप्लाई करो मनी लॉन्ड्रिंग पे। मनी लॉन्ड्रिंग पे अब एक मिसाल सुनिएगा बच्चों। एक बंदा है, उसको अपनी बहन बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी कि वो कहता है जी मेरी बहन जो है ना, मैं तो भाई इसके लिए जान दे दूं। अच्छा जी, वो करता क्या है, वो क्रिमिनल है, वो आप पैसे बनाता है, मगर उसने क्या किया, अब सारे पैसे जो है ना अपनी बहन को दिए, और बहन को बोला कि जी मैं तो बहुत ही बड़ा बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ, बहन को पता ही नहीं है। और बहन क्या करती है, उसके पैसे उठाती है, जाके एक अकाउंट में जमा कराती है। ठीक है, अब पता चलता है कि जी वो जो पैसे थे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे। तो बहन ने पैसे उठाए, कहाँ डाले, बैंक अकाउंट में डाले, एक्ट्रेस ये साबित हो गया। मगर उसको पता ही नहीं है किस चीज का, नॉलेज ही नहीं है कि ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, पैसे प्रॉपर्टी है ना, बार बार आपने देखा था क्या बोला था, नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से। बहन को पता ही नहीं है कि भाई हाजी नहीं है, भाई जो है ना वो जो टोपी पहन के आता है ना, वो टोपी इसलिए नहीं पहन के आता कि भाई नमाजी है और नमाज से निकल के, मस्जिद से निकल के थैला पैसों का भर के आता है। वो टोपी इसलिए पहन के आता है कि बहन को टोपी पहना दी थी उसको। तो हुआ क्या, उस बहन को, अब मुझे बताएं कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब केस जाता है तो वो बहन क्या प्लीड कर सकती है, उसका लॉयर क्या प्लीड करेगा, बताओ क्या कहेगा? कहेगा देखें जी यहाँ क्या नहीं था, क्या नहीं था बताओ। आपको जो तीन लफ्ज है ना, तीन लफ्ज, क्योंकि लॉ के अल्फाज हैं ये, तीन लफ्ज ये नोट करने चाहिए, क्या नहीं था, नॉलेज नहीं है, इंटेंट नहीं है, पर्पस नहीं है। समझ आई? यानी इन इन शॉर्ट मेंजरिया नहीं है। तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट क्राइम साबित नहीं हो गया। आगे बढ़े बच्चों, ये आपने देख लिया, आगे बढ़े। अब ये देखो बच्चों, यहां तक हम आए थे, थोड़ी वजाहत करेंगे। देखिए अली अली आरिफ ने कहा है कि अगर क्राइम नहीं है, साबित नहीं है, तो कैसे, देखिए मैं बताता हूँ अली, आसान सा तरीका है। आसान तरीका ये है कि मुझे एक बात बताओ अली, इस वक्त तुम लैपटॉप से देख रहे हो या मोबाइल फोन से देख रहे हो? अली कंफर्म करो। लैपटॉप। अली लैपटॉप कहाँ से लिया तुमने, कितने का है ये लैपटॉप, कितने का है जिस पे बैठ के देख रहे हो बेटा? बाहर से आया, चलो अब आ गया ना अली, मैंने साबित कर दिया। देखो अली किसने भेजा, बाहर से आया, किसने भेजा? समझ रहे हो? इस तरह प्रूव होता है ना, इस तरह प्रूव होगा ना, क्योंकि देखो जब, क्या फैक्चुअल पोजीशन ये है कि एक बंदे के अकाउंट में पैसे आए, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उसने एक एसेट बनाया। तो अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सके अली, तो इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब क्या है, वो नहीं बता सके जी बाहर से आया। अली से हमने पूछा लैपटॉप कहाँ से आया, अली कहता है, अली ने असल में किया ये था कि जी एक बंदे से छीना था। अब अली ये तो नहीं बोलेगा ना कि हाँ सर वो फला जगह पे था, मैंने उसको ना नकली वाटर गन दिखा के उससे लैपटॉप छीन लिया। अब वो अली बोल रहा है सर बाहर से आ गया, जस्टिफिकेशन। तो मैंने अगला सवाल क्या पूछा, किसने भेजा? अली क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल मुमकिन है। मुमकिन क्या, ये बेस्ट तरीका है
ओरिजिनल क्राइम को रोकने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात, प्रेडिकेट ऑफेंस को रोकने का भी ये बहुत इफेक्टिव तरीका है कि पैसे को पकड़ो, एसेट्स को पकड़ो, समझ रहे हो। तभी क्या कहा गया कि जी आप इंडिपेंडेंट रखना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 पे आ चुके हैं, पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? सबसे पहले रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड का मतलब क्या होगा कि जज फिर 1 साल से लेकर 10 साल के अंदर कोई टर्म होगा जिसका डिसीजन लेगा, 10 साल से अलबत्ता एक्सीड नहीं कर सकता। दूसरा होगा फाइन, फाइन कितनी होगी? फाइन होगी अप टू 25 मिलियन। फाइन के लिए नोट करें कि लायबल टू अ फाइन व्हिच में एक्सटेंड अप टू 25 मिलियन। इसका मतलब क्या मैं ये बोलूं कि फाइन 25 मिलियन की होगी या 5 या ये जो फाइन है ये इससे नीचे भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है, ठीक है, इससे कम भी हो सकती है, अप टू 20। और दूसरी चीज देखें कि फाइन यही जो होगा क्या होगी? एक्सटेंड हो सकती है कितने अमाउंट पे? द फाइन में एक्सटेंड अप टू 100 मिलियन इन केस ऑफ। इसका मतलब कंपनी होगी या कोई लीगल पर्सन होगा, जैसे कोई पार्टनरशिप कंसर्न है, तो उस केस में क्या होगा? अप टू 100 मिलियन तक जा सकती है। अब ये जज का डिस्क्रिप्शन होगा, ये केस टू केस हालात को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। अब ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी पिछली क्लास में, क्या ये चीज ये है कि अगर वो लीगल पर्सन है, तो लीगल पर्सन में हम एग्जांपल ले लेते हैं किस चीज की? एक कंपनी की। उस केस में क्या होगा? डायरेक्टर, उस केस में ऑफिसर और एम्प्लॉई, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉई, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉई ऑफ द लीगल पर्सन हु इज, मगर कौन सा? सारे डायरेक्टर, सारे ऑफिसर? नो, सिर्फ वो जो भी हु इज ऑल्सो, यानी जब केस गया इस जगह अगर आप देखो तो मैं आपको ये जो फाइन की केस बता रहा हूं, इसमें 3 डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, 3 डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 125 मिलियन का था, ये था नेचुरल पर्सन के लिए। उसके बाद केस नंबर 2 था लीगल पर्सन के लिए, जिसकी 100 मिलियन तक चली गई। बट अब लीगल पर्सन के साथ जुड़े हुए नेचुरल पर्सन भी हैं, यानी उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं किया मगर वो हिस्सेदार थे। क्यों? क्योंकि कंपनी चला रहे थे। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे ये लॉ क्या कर रहा है? यहाँ ये लॉ इन अ वे सेपरेट लीगल एंटिटी का जो लिफ्टिंग द वेल कर रहा है, लिफ्टिंग द वेल कर रहा है कि ना सिर्फ कंपनी बट कंपनी के नाम पे जो पीछे बंदे बैठे हुए हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कंपनी की होगी तो उसको जेल में तो नहीं डाल सकते मगर उसके डायरेक्टर को डाल सकते हैं, समझ रहे? इसका मतलब जब केस आता है ना लीगल पर्सन के लिए, नोट कर लो ये कि वो केस सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट नहीं होगा कि जी कंपनी ने क्राइम किया, ठीक है, कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, नहीं, कंपनी के खिलाफ भी हो सकता है मगर उसके पीछे बैठे हुए कौन लोग? डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई, वो भी आ सकते हैं मगर सारे नहीं जो इन्वॉल्व होंगे। तो जो फाउंड हुए इज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन shall also be punishable as provided in subsection 1। अब सबसेक्शन 1 था ये, सबसेक्शन 1 25 मिलियन का था, सबसेक्शन 2 100 मिलियन का था। इसका मतलब है कि कंपनी को तो 100 मिलियन तक की फाइन लग सकती है मगर कंपनी के डायरेक्टर को, एम्प्लॉई और ऑफिसर को 100 मिलियन तक की नहीं होगी। वो सेपरेट पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन वाली कैटेगरी में ही चला जाएगा, उसके लिए फाइन अप टू क्या होगी? 25 मिलियन। उसके बाद वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होगी कौन सी? मनी लॉन्ड्रिंग में जो प्रॉपर्टी लायबल टू बी फॉर फीचर हो जाएगी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, वो ऐसी प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व हुई या प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी नहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है बल्कि करस्पॉन्डिंग और लिखा है। वो इसलिए कि एक अगर साबित हो जाए कि बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है मगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, क्यों? प्रॉपर्टी गुम हो चुकी है। भाई अगर इस तरह होता कि जी जिस तरीके से मर्डर साबित करने के लिए लाजिम क्या है? तो लाश तो लाओ, डेड बॉडी तो लाओ, वो आपने जो वेपन है मर्डर का वो तो लाओ, वरना कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे साबित होगा कि क्राइम हुआ कि नहीं हुआ, मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? तो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर ये कंडीशन रख दी जाती कि वो प्रॉपर्टी तो लाओ, तो मनी लॉन्ड्रिंग का तो ऑफेंस साबित ही नहीं हो सकता था। क्यों? प्रॉपर्टी गायब कर देते, प्रॉपर्टी गुम हो जाएगी, कहां से वो पैसे ढूंढोगे, किधर से? वही नोट चाहिए। तो इसीलिए क्या कहा? नहीं नहीं, क्या? सेम वैल्यू की प्रॉपर्टी या तो सेम होगी मगर बात ये समझना कि प्रॉपर्टी ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम वैल्यू की होनी चाहिए। तो मुझे बताओ
कि सेक्शन 4 ने पनिशमेंट क्या रखी है किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए। 3 चीजें रखी हैं। इम्प्रिजनमेंट कितने की थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कितनी थी 1 साल से लेके मुहिब, who will determine the value, कोर्ट ऑफ लॉ, जज, ठीक है। बताइएगा नंबर 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक। फाइन के बारे में क्या था, नेचुरल पर्सन, फाइन कितनी होगी लिखा नहीं नेचुरल पर्सन, बट हमने कॉन्टेक्स्ट को मिला के ये नतीजा निकाला। नेचुरल पर्सन अप टू 25, लीगल पर्सन अप टू 100 मिलियन। और वो नेचुरल पर्सन जो उस लीगल पर्सन के 3 रोल में कनेक्टेड हो, डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉई, उसके लिए क्या होगा, वही नेचुरल पर्सन वाले। ठीक हो गई बात। मोहम्मद अली सर, ऑल 3 या एनी वन, ये बताता हूँ, आता हूँ, ये इसकी तरफ आ रहा हूँ, बस इसके बाद नमाज ब्रेक होगा इस स्लाइड के बाद। और तीसरी चीज क्या है, वो प्रॉपर्टी। देखो अगर प्रॉपर्टी रहने दी जाती तो फिर भी इंसेंटिव फॉर क्राइम रहेगा, तो प्रॉपर्टी जो होगी उसको क्या किया जाएगा, फोरफिट किया जाएगा। प्रॉपर्टी में मैं आपको केस देता हूँ और फिर एक लास्ट ऑब्जर्वेशन के बाद नमाज ब्रेक करेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की और वो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। अच्छा जी, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई तो उसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी थी, क्योंकि वो जेन्युइन बिजनेसमैन भी था। ये थोड़ी था कि उस बंदे की सिर्फ इलीगल रिसीट्स थी, नहीं, उसका जेन्युइन बिजनेस भी था। सपोज कर लेते उसने क्राइम किया कोई सा भी क्राइम, करप्शन की, ठीक है, या फिर उस बंदे ने जो है वो कोई चोरी की, रॉबरी की, ड्रग्स बेची, जो भी था, स्मगलिंग की, उसमें उसको पैसे मिल गए। पैसे कितने मिले, से 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ से उसने बिजनेस बना लिया। अब बिजनेस जो था वो फैल गया। आज उस बंदे की वर्थ 5 करोड़ रुपए की नहीं है, आज उसकी वर्थ है 100 करोड़ रुपए की। बताओ, जब इसके खिलाफ केस फाइल होगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे या सिर्फ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, पूरी या 5 करोड़? सिर्फ वो जो मनी लॉन्ड्रिंग से बनी है, ठीक है, सिर्फ वो जिसका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग से, 5 करोड़ रुपए, पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं, सिर्फ वो जिसका ताल्लुक, जो ओरिजिनल उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे। शर्ट हो गया। अच्छा अब सुनिएगा, लास्ट ऑब्जर्वेशन सारे लिख लें। जब ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गया तो उसको इन तीनों सजाओं में से एक मिलेगी या तीनों मिलेंगी? सुनो, तीनों मिलेंगी, विच मीन्स के उसे क्या किया जाएगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ये गौर से इसका जवाब सुनिएगा कहां से, ये देखो, फॉर अ टर्म विच शैल, ये तो मिलेगी मिलेगी, यहाँ ऑप्शन तक नहीं है। इधर क्या है, थोड़ा सा रूम क्या है, लायबल टू। लायबल का मतलब है उसकी लायबिलिटी डिटरमिन करनी पड़ेगी। ये लीगल टर्म है, लायबल टू, लायबिलिटी कोर्ट डिसाइड करेगी। विच मीन्स सुनिएगा, ये और ये दोनों लायबल टू, ये लायबिलिटी कोर्ट डिटरमिन करेगी, मगर तीनों चीजें उसके साथ होंगी। ठीक हो गया क्या, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी होगी, फाइन भी होगी, और प्रॉपर्टी जो होगी वो भी फोरफिट कर ली जाएगी। ठीक है, अब हम आगे जब जाएंगे तो एक सेक्शन है जो कि लीगल पर्सन से कनेक्टेड है। ये सेक्शन 4 हम पढ़ रहे थे। इस अब कनेक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, लीगल पर्सन का एक सेक्शन है 37, उसको यहाँ ला रहे हैं। ठीक हो गया। बिफोर मूविंग ऑन, नमाज के लिए ब्रेक कर रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक है। आप अभी 7:45 बज रहे हैं, तो मैं एग्जैक्ट 8:55 पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक होगा बच्चा, जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ के वापस आ जाए। थैंक यू। हाँ जी, आवाज आ रही है? अच्छा, आपके कुछ सवालात हैं जिसमें अब्दुल गनी, दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी जो आपने यूज की है वो इंटरचेंजेबली यूज होती है। मुताहिर, आपने सवाल पूछा पानामा केस में, ये किस चीज पे ऑब्जर्वेशन थी आपकी, थोड़ी सी क्लेरिफाई करो तो जवाब देता हूँ। अच्छा, अब अली मोहम्मद, ये अली मोहम्मद ने एक अच्छा सवाल पूछा है, कहते हैं सर प्रॉपर्टी जब फोरफिट होगी तो फाइन पे नहीं कर सकता, क्यों नहीं पे कर सकता? अली, प्रॉपर्टी तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग वाली जब्त होगी ना, उसकी जो बाकी जायज प्रॉपर्टी है वहां से वो पे करेगा।
ओके इसके बाद सर व्हेन विल यू प्रोवाइड फीडबैक? बख्तावर फीडबैक आज ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज ही इस सेशन के अंदर वो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। ड्राफ्टिंग स्किल्स आज से ही शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फीडबैक आज 3 जो होंगे उसमें से मैंने बच्चों के नाम नहीं दिए, बाकी सारे बच्चों के इंडिविजुअल उनको जवाबात मिल जाएंगे। नहीं, मुहिब ने एक सवाल लिखा है कि सर इफ इंडिविजुअल हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर वो ऑटोमेटिकली उस प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कन्विक्ट होना एक अलग बात है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, उसके लिए पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स चलाई गई, एविडेंस कलेक्ट किया गया, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग्स हुई, दोनों पार्टीज को सुना गया, उसके बाद फैसला दिया गया। मगर वो सिर्फ किस चीज पे फोकस था? फोकस इस चीज पे था कि मनी लॉन्डर की गई है। अच्छा, अब मगर उसमें ओरिजिनल जो प्रेडिकेट ऑफेंस है उसके लिए सेपरेट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, ठीक है। एक कन्विक्शन दूसरे पे ट्रेवल करके दूसरे को साबित नहीं कर सकती, उसके लिए इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, नहीं मुताहिर, वहां पे जो सजा थी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है नवाज शरीफ, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ के तहत नहीं थे, ठीक है। वो जो सजा थी उसमें किसी और चीज की थी, उसके अंदर कुछ और सेक्शंस जो थे, कुछ और कवानीन थे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। अब्दुल गनी, कौन सा क्वेश्चन था बेटा आपका? आपका क्वेश्चन जो है वो शायद मिस हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। फोरफीट और कॉन्फिस्केट की बात कर रहे थे। ओके, देखो बात ये है कि जो फोरफीट किया जाएगा, जो कॉन्फिस्केट किया जाएगा, इसमें दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फोरफीट करना और उसके अलावा कॉन्फिस्केट करना एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस इन द सेंस कि जब प्रॉपर्टी फोरफीट की जाएगी या कॉन्फिस्केट की जाएगी, तो फोरफीचर जो है बेसिकली लीगल टर्म है, कॉन्फिस्केशन एक जनरल इंग्लिश टर्म है, ठीक है। लीगल टर्मिनोलॉजी का सिर्फ फर्क है। तो फोरफीचर जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक थोड़ा सा स्लाइड डिपेंडिंग अपॉन द लॉ, डिपेंडिंग अपॉन जिसको कहते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इसका थोड़ा सा एक जो किसी किसी कुछ कवानीन के अंदर जो डिफरेंस किया जा सकता है, वो ये है कि फोर्थ फीचर का मतलब है कब्जे में लेना, जब्त नहीं करना। फोर्थ फीचर का एक मतलब होता है, अच्छा जी आपने उस बंदी की प्रॉपर्टी उठाई अपने पास लेके आए, बट इसका मतलब वापस भी की जा सकती है। ये एक शेड ऑफ मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब्दुल गनी के होगा क्या कि लेट सपोज कि एक पर्सन था, उसकी प्रॉपर्टी जो थी उसको फोरफीट किया गया। फोरफीट का मतलब है अब उसके कब्जे में नहीं है, प्रॉपर्टी उसी की है, उसके कब्जे में नहीं है। उसके बाद एक जजमेंट आया, जजमेंट में बताया गया कि जी इसकी जो 50 भैंसें थी, उस 50 में से 10 रख लो, बाकी इसको वापस कर दो। तो कॉन्फिस्केट सिर्फ 10 हुई। बात समझ आई अब आपको? यानी कि अगर एक था, कितनी फोरफीट हुई थी? फोरफीट हुई थी 50, जब्त कितनी या कितनी हुई जी, इस तरह करके थोड़ा सा। मगर अगेन मैं बताऊं, ये लॉ टू लॉ वेरी करेगा और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसकी मीनिंग निकाली जाएगी, ठीक है। नहीं, इसमें मुताहिर मुताहिर कह रहे हैं कि सर मनी लॉन्ड्रिंग में नेब की तरह प्ली बार्गेन, इसको कहते हैं प्ली बार्गेन है कि नहीं है? कोई प्ली बार्गेन नहीं है, ने इसमें कोई प्ली बार्गेन नहीं है कि पैसे वापस कर दो और घर चले जाओ। नहीं, वो कहेंगे पैसे तो तुमसे छीन के रहेंगे, जेल तुझे भेज के रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, वहां पे चक्की पीसिंग भी कराएंगे तुमसे। हाँ, अब अली मोहम्मद ने कहा सर ओमनी ग्रुप वाला जो केस था या उस किस्म के और केसेस हैं वो इस वक्त अभी तक चल रहे हैं, पेंडिंग है, ठीक है। उसके अंदर जरूर है और जजमेंट नहीं आया, ठीक है। चलो भाई रिज्यूम करते हैं बच्चों। देखो अब आते हैं सेक्शन किस पे, सेक्शन 4 से हम चले गए सेक्शन 37 पे। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल क्या है, ऑफेंसेस बाय लीगल पर्सन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वेयर अ लीगल पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस, जिसकी सजा आपने अभी देखी थी, क्या सजा थी लीगल पर्सन की? बताइएगा क्या थी? नहीं, अली नहीं। हाँ, अप टू, लीगल पर्सन की अली थी अप टू 100 मिलियन, फाइन अप टू, फाइन अप टू 100 मिलियन थी, ठीक है। वेयर लीगल पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, क्या होगा उस सूरत में? एवरी पर्सन। अब एक बात समझिएगा मेरी बात, इस सेक्शन के अंदर 37 के अंदर मैं आपको आज जो फ्लो चार्ट के थ्रू बात बता रहा हूँ ना, ये मैं खूबी मैंने आइडेंटिफाई की जब मैं बना रहा था,
कि बाकी बहुत सारे फायदे हैं फ्लो चार्ट से पढ़ाने के, मगर एक फायदा ये है कि वो चीजें जो लॉ की ड्राफ्टिंग के डिफेक्ट्स होते हैं लॉ की ड्राफ्टिंग के डिफेक्ट्स, वो भी इस फ्लो चार्ट के जरिए बड़ी खूबसूरती से पेश किए जा सकते हैं। कैसे देखें, एवरी पर्सन क्या लिखा है, इस पे फोकस रखिएगा, हु। अब हु जो है इसके बाद बताया जाना चाहिए ना कि कौन, हु के बाद आना चाहिए ना, हु इज टॉल या हु इज डायरेक्टर या हु इज एब्सेंट, कुछ तो उसके साथ होना चाहिए ना, हु। फोकस समझ रहे हो, हु पे होगा। Where a legal person commits an offense under this act, every person who at the time when the offense was committed, अब who पे बात ही नहीं की, कौन सा बंदा, भूल गया। इसके बाद ना ये क्या है, इसके बाद खामोशी है, who के बाद कुछ नहीं बताया, क्या है वो, कौन है, नहीं बता रहा, ठीक है। मगर क्या बता रहे, कब, at the time when the offense was committed, shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। अब मुझे बताओ बंदा कौन था जिसको इस सेक्शन 37 ने सजा दी, कौन सा बंदा है, बंदा बताया ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब है कि पोजीशन कुछ इस तरह है, ये देखो कानून इस तरह बना हुआ है, ये बना हुआ ऐसे है कि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हु की तो वजाहत ही नहीं की इसने कि कौन सा बंदा, तो विच मीन्स के एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक बॉक्स मैंने खाली डाल दिया, हु, यस गुड बेटा, शाबाश। अब कौन का जवाब ही नहीं दिया। अब क्या हुआ है, सेक्शन 37 जब पहले ड्राफ्टिंग थी, यानी ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई थी लास्ट ईयर, अमेंडमेंट से पहले ये सेक्शन क्लियर था, यहाँ लिखा होता था वो पर्सन जो उस लीगल पर्सन का, पहले मैंने बोल्ड करके लिखे थे, बोल्ड याद है, वो मैंने इसीलिए बोल्ड किए थे कि मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ से, लीगल पर्सन के साथ जुड़े हुए नेचुरल पर्सन कौन से थे, 3 लफ्ज मुझे बताओ वो कौन से थे जो बोल्ड करके मैंने लिखे थे या उसको कैपिटल में लिखा था। लीगल पर्सन में क्या होगा, लीगल पर्सन के साथ जुड़े हुए नेचुरल पर्सन, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई, ये 3 चीजें लॉ यहां लिखना भूल गया, इधर लिखना भूल गया। क्यों, जब ड्राफ्टिंग हुई ना, तो ड्राफ्टिंग पहले बिल्कुल ठीक थी, कुछ चेंजेस की गई, चेंजेस की वजह से एग्जिस्टिंग ड्राफ्टिंग में एक गैप आ गया। भाई गैप आ गया, वो गैप क्या है कि हु क्या लिखेंगे आगे, was, ठीक है, तब जाके मीनिंग कंप्लीट होगी, हु वाज डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉई ऑफ द नेचुरल ऑफ द लीगल पर्सन। समझ आई बात आपको? अगर आप सिर्फ इसको नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, कोई मीनिंग नहीं निकल रही लॉ की, कोई मीनिंग नहीं निकल रही, ठीक है। जब तक हु के बारे में नहीं बताया जाएगा, लॉ तो बता ही नहीं रहा, सेक्शन 37 तो साइलेंट इस पे, मगर चूंकि सेक्शन 4 में बात कर चुका है, तो इस बॉक्स में मैंने अपनी तरफ से, लॉ में कोई अपनी तरफ से एडिशन नहीं कर सकता, लॉ में एड और डिलीट नहीं कर सकते, मगर लॉ अगर डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग हो तो आप और मैं नहीं, कोर्ट उसमें ये चीजें ऐड कर सकता है, कोर्ट उसको रीड डाउन भी कर सकता है, नेरो भी कर सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लॉ रिडंडेंट नहीं है। अगर इसको नहीं हम ऐड करेंगे ना इन 3 लफ्जों को, तो ये सेक्शन रिडंडेंट हो जाएगा और यू कैन नॉट एट्रीब्यूट रिडंडेंसी टू लॉ। समझ आ गई? तो इस सेक्शन में 37 में किसकी बात हो रही है, बोलिएगा किसकी बात हो रही है, डायरेक्टर की, किसकी बात हो रही है, ऑफिसर की, किसकी बात हो रही है, बोलो, एम्प्लॉई की। अब डिफाइन करते हैं लीगल पर्सन को। लीगल पर्सन मींस कंपनीज, एसोसिएशन, फाउंडेशन, पार्टनरशिप्स, फाउंडेशंस देख रहे हो, फाउंडेशंस, पार्टनरशिप्स, सोसाइटीज और एनी अदर लीगल पर्सन इज मे बी डिफाइंड इन एनी लॉ, यानी जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैं वो सारे इसमें कवर किए गए, कंपनीज, एसोसिएशंस, फाउंडेशंस, पार्टनरशिप्स, सोसाइटीज और एनी अदर लीगल पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात देखें कि एक नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, यानी जो अभी अभी इसने बताया, तो बात किसके बारे में की थी, खाली बॉक्स के बारे में बात की थी, बंदा हु लिख के भूल गया, मगर हमने कहा नहीं, किसके बारे में बात हो रही है, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है। तो क्या कहता है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन रेंडर एनी नेचुरल पर्सन, कनेक्शन हो रहा है, liable to punishment if he proves that the contravention took place कैसे, without his knowledge or that he exercised क्या, due diligence to prevent such contravention। इसका मतलब क्या है
कि जी कंपनी के सीईओ, एक मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया जाता है एक कंपनी पे, और क्योंकि कंपनी ने पैसे रखे, कंपनी ने क्या किया था, एक अकाउंट में पैसे रखे, पता चला वो तो इलीगल पैसे थे, तो क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। कब, किसके खिलाफ, कंपनी के पास, कंपनी में किसके खिलाफ, कंपनी के अपने खिलाफ, उसके सीईओ के खिलाफ, उसके सीएफओ के खिलाफ, उसके सारे डायरेक्टर्स के खिलाफ। अब था क्या, उस कंपनी के अंदर सीएफओ और एक डायरेक्टर मिले हुए थे, सीईओ को पता ही नहीं था कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। अब कोर्ट ऑफ लॉ में वो बंदा आता है, वो क्या कहता है कि मुझे नॉलेज नहीं थी इस ट्रांजैक्शन की, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, तो वो फिर लायबल टू पनिशमेंट नहीं होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, हम तो अब तक सुनते आ रहे हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये लॉ खुद एक्सक्यूज दे रहा है, ये तो एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या कहता है कि अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो इस सेक्शन के तहत क्या होगा बताएं, उसको क्या होगा, प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर वो कन्विक्ट नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताएं, क्या ये इस प्रिंसिपल की कंट्राडिक्शन नहीं है, किस प्रिंसिपल की, जो मैंने अभी आपको बताया, कौन सा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बोलो। ये जो बात है ना यहाँ लिखी हुई, ये इस प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है, ये इस प्रिंसिपल की सपोर्ट है। यहाँ जिस इग्नोरेंस की बात की जा रही है वो लॉ की इग्नोरेंस थी या ट्रांजैक्शन की इग्नोरेंस थी। यहाँ ये नहीं लिखा कि वो इग्नोरेंट ऑफ लॉ था, उसने ट्रांजैक्शन को माना कि हाँ जी मैंने पैसे रखे बट मुझे पता नहीं था कि जी एएमएल एक्ट है और उसमें इसकी सजा है। ठीक है, समझ आ गई बात। यानी यहाँ ये नहीं लिखा कि कानून की नॉलेज नहीं थी और फिर भी ट्रांजैक्शन मान रहे हैं, वो कहते नहीं, मैंने जो ट्रांजैक्शन की वो ट्रांजैक्शन इस, यानी कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन की उसका मुझे इल्म ही नहीं है, यानी यहाँ इग्नोरेंस लॉ की नहीं है, इसलिए इस प्रिंसिपल की वायलेशन नहीं है इस कानून में कि जी क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यहाँ क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। बात समझ आ गई। अब देखिए इसके अंदर दूसरी बात देखिए क्या, सेक्शन 37 में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को मैं इस तरह सिंपल करके यूज करूंगा, यानी जो पहले आपने बात देखी वो अपनी जगह पे, उस बात में क्या लिखा था, उसमें ये वाली बात नहीं लिखी थी, सिर्फ पहले दूसरी वाली बात नहीं लिखी थी, ये लिखा था, क्या लिखा था कि जो डायरेक्टर, ठीक है, जो एम्प्लॉई किसका, नेचुरल पर्सन का होगा, वो भी लायबल टू पनिशमेंट हो जाएगा, डीम हो जाएगा कि वो गिल्टी है, इसकी बात हो रही है। ठीक है बेटा, मेन सबसेक्शन की बात हो रही है, क्या कहता है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कमिटेड बाय अ लीगल पर्सन, ठीक है, एंड क्या, इट इज प्रूफ दैट द कंट्रावेंशन हैज टेकन प्लेस विद द क्या, कंसेंट या क्या, कनाइवेंस या क्या, नॉलेज, किसकी, डायरेक्टर, किसकी नॉलेज, डायरेक्टर की, किसकी नॉलेज, मैनेजर की, किसकी, सेक्रेटरी की, या कौन, अदर ऑफिसर। तो कहता है कि इस केस में कमिट किसने किया, लीगल पर्सन ने, यानी ऑफेंस किसने कमिट किया, लीगल पर्सन ने किया है। चलिए जाता हूं बेटा एक सेकंड, किसने कमिट किया, लीगल पर्सन ने किया, बट ये क्या था, कंसेंट थी। अब वही जो मैंने पिछली एग्जांपल दी कि सीईओ की कंसेंट अगर आ जाए कि जी चलो मैं इसको एग्री नहीं करता, ठीक है, वो स्टैंड ले ले, रिजाइन कर ले, नहीं, उसने क्या कहा, ओके कर लो, मैं नहीं करूंगा, सीएफओ तुम कर लो, कंसेंट आ गई, कनाइवेंस, मिली भगत, या कुछ नहीं तो नॉलेज थी। नॉलेज कैसे साबित किया जाएगा, बोर्ड की मीटिंग में इसको डिस्कस किया गया था, जी ये पैसे हैं, ये इस नेचर के हैं, हम इस पैसे को फला अकाउंट में रखेंगे, और उस मीटिंग में वो बंदा मौजूद था, नॉलेज आ गई। तो कहते हैं ऐसे केस में वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर होंगे उस लीगल पर्सन के, ऐसे 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 लोगों के साथ क्या होगा, सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर जो होगा वो भी गिल्टी ऑफ कंट्रावेंशन हो जाएगा, और वो क्या होगा, दूसरी शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑफेंस उस बंदे ने नहीं किया, पहले तो था ना जी उसने किया, यहाँ फर्क क्या है, पहली बात में जो इससे पिछली स्लाइड में हमने की उसमें फर्क क्या है, गौर से देखिएगा, चलो इसको कंपेयर कर लो। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ, कीप, ये देखो,
इस स्लाइड में क्या फर्क था? देखिए इसके अंदर क्या था कि लीगल पर्सन जो है कमिट्स एन ऑफेंस, ठीक है, ये देखिए ये मेन था, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था वो लायबल है, मगर एक लेक्यूना था। अगर आप इसको यहां से सपोर्ट प्रोवाइड करोगे ना तो बात क्लियर हो रही है। क्या बात क्लियर हो जा रही है? कि इन सब केसेस में भी, किन केसेस में? जिसमें नॉलेज कंसेंट है, कनाइवन से नॉलेज है किसकी? इन लोगों की। तो ये क्या होंगे? गिल्टी होंगे कंट्रावेंशन की, और उनको भी सजा दी जाएगी। अब एक एक्सप्लेनेशन है कि जी नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन में डायरेक्टर का जिक्र है, मैनेजर का जिक्र है, सेक्रेटरी का जिक्र है। अब ये टर्मिनोलॉजी जो थी, डायरेक्टर किसका? वो तो कंपनी का होता है। तो लॉ क्या कहता है? कहता है ठीक है कंपनी का होता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म शैल बी द पार्टनर। वो अगर पार्टनर, ये अगर एओपी है, पार्टनरशिप है, तो क्या होगा? वो जो पार्टनर होगा वही उसका डायरेक्टर समझा जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, अब ये आपके अगर कोई इसमें अब तक सवाल, लेकिन सर उसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि उसको नॉलेज थी। बिल्कुल सही है। देखो प्रूव कौन करेगा? प्रूव करेगी वो एजेंसी जिसने वो केस बनाया है। बिल्कुल सही अली, वो बंदा खुद को डिफेंड करेगा, प्रूव उसने करना है। आपने सही कहा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया इट इज नो ऑफेंस, ठीक है। ये कमेंट था अली। लाइबा यस बट मेंसरिया प्रिवेल, ठीक है, ओके। इसके बाद चलो कोई सवाल नहीं है। अगर कोई सवाल है तो बड़ा लिख लो। अब जो आप ये स्लाइड देखने जा रहे हो, सारे बच्चे तवज्जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इट इज द नंबर 1 स्लाइड इन इंटायर लॉ। पूरे लॉ के अंदर ये जो है सबसे बर्डन ऑफ लॉ उस पे होता है जो कि केस फाइल करेगा, यानी गवर्नमेंट, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा, साबित उसने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। अब गवर्नमेंट का कौन सा इदारा? सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे आप थोड़ा सा ना एक बेसिस दे दो ताकि मैं आगे आपको इस स्लाइड पे ले जाऊं। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले आम आम पार्लेंस, कॉमन पार्लेंस, यानी लॉ को छोड़ दें, एमएलए को छोड़ दें, मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? ये आपको समझ आई थी कि लॉन्ड्रिंग किसे? इसमें मैंने वो जो क्राइम मास्टर गोगो की एग्जांपल बनाई थी, किसको कहते हैं समझ आया था? अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग की क्लासिक मॉडल में कितनी स्टेज, ये समझ आया था आपको? ये समझ आया था कि जी क्या है, किस तरीके से की जाती है, समझ आई थी? ओके, फिर मैंने आपको ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बताए थे, कितने थे वो? कितने एक्ट्स थे? एक्ट कितने थे वो समझ आए थे आपको? कितने एक्ट्स थे? एक्ट कितने थे? 21, ठीक है। अच्छा ये समझ आई थी। पनिशमेंट जो है उसका सेक्शन हमने पढ़ा, पनिशमेंट समझ आ गया आपको कि पनिशमेंट क्या है? कितनी कितने किस्म की पनिशमेंट थी, ठीक हो गया, वेरी गुड। अब उसके बाद हमने कहा लीगल पर्सन, लीगल पर्सन और उसके साथ जो नेचुरल पर्सन जुड़े हुए थे, जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, वो समझ आ गया। अब अगर ये समझ आ गया ना तो मेरे बच्चों ये देखना, ये इस पूरे कानून की ये जान, जो जान है, ये जो अभी आ रहा है ना, ये उसकी जान है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका ना विजुअलाइज करा देगा, ठीक है। कैसे? ये देखो, सबसे पहली बात ये कि इस लॉ के अंदर आपको मैंने जो शुरू का हिस्सा पढ़ाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? देखो मेरे बच्चों बताओ कि अगर हमने ये पकड़ना है कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये तब दिल से सुनना मेरी बात, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, छोड़ो नोट्स को, नोट्स बनाना छोड़ दो, मैंने बनाए हैं सारे नोट्स। इससे बेहतर बेटा मैं आपको बता रहा हूं, कोई काम नहीं कर सकता इस सब्जेक्ट पे। जो आपको बनी बनाई चीजें मिल रही, जो लिख रहा है रुक जाए, सिर्फ मेरी बात सुने। देखो हमने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ठीक है ना। रोकेंगे कैसे? रोकने का तरीकेकार क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के तरीकेकार ये होगा कि जी लोगों को डिटेक्ट करना पड़ेगा। डिटेक्ट कैसे करेंगे? जो क्राइम छुपाता है तो पैसे भी छुपाएगा, वो इस तरीके से लेके चलेंगे। तो जब इस पूरे प्रोसेस को स्टडी किया गया तो पता चला 3 स्टेजेस थी। पहले वो क्रिमिनल क्या करता है? पैसे को प्लेस करता है, फिर उस पर लेयरिंग करता है, फिर जो मकसद हासिल करने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देता है, जो भी उसका मकसद था। अब देखिए पहली स्टेज पे जब वो प्लेस करता है, प्लेस, तो कहां प्लेस करता है उस पैसे को? ये मुझे बताओ, कहां कहां प्लेस करता है? कुछ मुझे एग्जांपल दे दो, कुछ एग्जांपल दे। बैंक में प्लेस करेगा, बिल्कुल सही है। एसेट कौन सा परचेज करेगा? ये बताओ, एसेट कौन सा? बैंक में प्लेसमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैंक गोल्ड परचेज करेगा। हाई वैल्यू कौन कौन से होंगे बताइए? ज्वेलरी, ये नोट कर रहा जो तुम बोल रहे हो। ये देखो जिस तरीके से मैं इंशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ ना आपको, कानून कॉमन सेंस नजर आएगा आपको। ये देखो खुद ही बता रहे हैं सारा जो कानून है तुम लोग बता रहे हो यार, यही तो कानून है जो तुम लोग बता रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं जी ज्वेलरी होगी, गोल्ड होगा, हाई वैल्यू एसेट्स होंगे, आर्ट जो पीस ऑफ आर्ट्स होगा, एंटीक होगा, हॉर्सेस, गोल्ड, सही है ना। रियल एस्टेट क्यों नहीं लिखा आपने? बिटकॉइन, शेल, है ना, होगा। रियल एस्टेट भी तो हो सकती है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि सबसे वीकेस्ट, जो मैंने जिसको चोक पॉइंट बोला था, वीकेस्ट पॉइंट क्या है जब उस बंदे को पकड़ा जा सकता है? बताओ वीकेस्ट पॉइंट क्या है? प्लेसमेंट।
अब प्लेसमेंट में कोई ऐसा बंदा है जो अलार्म बजाए, अलार्म अलार्म बजना शुरू हो जाए ना, वो पा 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 शुरू हो जाए कि जी पैसे आए हैं, बताओ वो अलार्म कौन बजाएगा, बताओ वो अलार्म बजना शुरू हो जाए, सिर्फ बैंक बजाएगा बस, सिर्फ बैंक नहीं, हर वो बंदा जहां प्लेसमेंट आमतौर पे की जाती है वो बजा सकता है अलार्म। ठीक है, तो सब इसका मतलब सुनिएगा, बैंक में पैसे रखे गए तो बैंक क्या करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है इस लॉ के लिए। तो बैंक में पैसे रखेंगे तो बैंक को पाबंद किया गया है कि केवाईसी करे, समझ आया, केवाईसी करे, ठीक है, सीडीडी करे, सीडीडी, केवाईसी सीडीडी, सीडीडी क्या है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करे, पूछे पैसे कहां से है, आपका काम क्या है, ये क्या है, उसमें सस्पिशन हो रिपोर्ट जनरेट करे। मुझे एक बात बताओ, रियल एस्टेट में ऐसा नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में भी तो करना चाहिए ना भाई। रियल एस्टेट में क्या होगा, लोग प्लॉट परचेज करते हैं, फ्लैट परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट्स उनको भी तो पाबंद करना चाहिए ना, तो 2 रिपोर्टें तुम भी जनरेट करोगे। वो अलग बात है कि वो जो जो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो उनके लिए बनेगी नहीं, मगर उनको कहा जाएगा क्या जनरेट करो, एसटीआर जनरेट करो। समझिए, ज्वेलरी वालों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रेशियस स्टोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों एक बात बताओ, इवन सुन लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो है जो ऑडिट करता है, उसको भी तो चीजें नजर आ सकती हैं, तो वो भी तो है। ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये सारे वो लोग हैं जिनको कहा जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी। ये है रिपोर्टिंग एंटिटी, ये है रिपोर्टर्स, समझ आई, रिपोर्टर्स ये रिपोर्टिंग करते हैं, अपने कस्टमर के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, अपने क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं। दीज आर दी गुड पीपल। नहीं, विसल ब्लोअर अंदरूनी बंदा होता है अली, विसल ब्लोअर होता है अंदरूनी बंदा, ये बाहर के, ये वो है जिन्होंने नेट पकड़ा हुआ है, नेट, फिश पकड़ने के लिए नेट पानी में डाला, बंदे निकाले। अब उसमें हो सकता है कि फिश के साथ जो है कुछ और चीजें भी आ जाए। आपको अगर, हाँ गुड्स मैटर, बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जो स्टेट की हेल्प करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या करती है रिपोर्टिंग एंटिटी, ये देखो डेफिनेशन, रिपोर्टिंग एंटिटी मींस दो लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा क्या है, लिख लो इसको दूसरे को, डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड non-financial businesses and professions, designated non-financial businesses and professions, एब्रीविएशन में क्या कहलाता है ये, डीएनएफबीपी, डीएनएफबीपी। तो यहां लेफ्ट साइड पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई एग्जांपल बताओ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, इसकी डेफिनेशंस मौजूद है, मैं आपको ना ग्रेडेड वे में पढ़ा रहा हूं, ताकि जब आप पहुंचोगे एक एक चीज समझ आएगी, आपका ग्रिप बन जाएगा इसका। इसमें कौन आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक, डीएनएफबीपी में कौन आया, यहाँ हु इज द गुड गाय, जो रिपोर्ट जनरेट करेगा, बताओ। इसमें आए कौन, वो रियल एस्टेट एजेंट, इसमें आए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, लॉयर्स। अब आज देखना ना कॉन्सेप्ट बनेगा तुम्हारा, आप पूरी पिक्चर बनेगी। अब देखिए मैंने कैसे इसमें बहुत जो है ना, बस अल्लाह की मेहरबानी से, मालिक का करम है, एक ऐसी चीज बनाई है मेरे बच्चों, आपका पूरा कॉन्सेप्ट ठीक कर देगी। ये क्या करते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं बोलो, किसको रिपोर्ट करते हैं, एफएमयू को करते हैं, एफएमयू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट होता है। ये दुनिया भर में ये कहलाता है, आमतौर पे कहलाता है एफआईयू, बाकी दुनिया में कहलाता है एफआईयू, हर किसी ने अलग अलग नाम रखा है। एफआईयू का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वो चाहते हैं कि बेटर टर्म, मॉनिटरिंग से बेहतर वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। इसका जो दुनिया में नाम रखा गया है ना, वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है इसके काम के लिए, कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। एफएमयू एक, सुनिएगा, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इदारा है, जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग में जरूर बैठता है मगर स्टेट बैंक का हिस्सा नहीं है। लोग इसको स्टेट बैंक का हिस्सा समझते हैं, बिल्कुल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये स्टेट बैंक के अंडर में नहीं आता, मगर चूंकि इसको कहीं पे बिठाना था तो इसीलिए स्टेट बैंक का जिक्र किया गया, कानून में भी जिक्र था कि स्टेट बैंक में इसको रखा जाएगा, जगह दी जाएगी। ठीक हो गई मेरी बात। तो रिपोर्टिंग कौन करता है, अब मुझसे बात करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट बनाओ। रिपोर्टिंग कौन करता है बोलो, रिपोर्टिंग एंटिटी।
कितनी है रिपोर्टिंग एंटिटी? सर 2। कितने आदमी थे? सरदार 2। कौन से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा कौन सा? DNFBP। ठीक है, ये रिपोर्ट करते हैं किसको? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को। क्या रिपोर्ट करते हैं? क्या सरदार? 2 रिपोर्ट भेजते हैं। कौन सी रिपोर्टें भेजते हैं सरदार? एक भेजते हैं STR सरदार, दूसरी भेजते हैं CTR। STR क्या है? बोलो बोलो, STR क्या है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। किन हालात में जनरेट होगी वो आ रहा है। दूसरी क्या है? CTR क्या है? करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कौन सी? डिटेल आएंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, अब आया ये CTR और STR किसके बारे में जनरेट करते हैं सरदार? अपने ही कस्टमर के बारे में, अपने ही क्लाइंट के बारे में। क्यों? वो क्लाइंट ऐसा था जिस पे शक पड़ा, जिसकी ट्रांजैक्शन एक लिमिट से बढ़ गई, तो उस पे ये 2 रिपोर्टिंग है, जो इदारे हैं, जो 2 कैटेगरीज हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करके किसके पास भेजते हैं? FMU के पास। पहले FMU के पास ये रिपोर्ट जाती थी मैन्युअल, अब ये रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट जाती है। कौन सी रिपोर्ट है? 2, STR और CTR। अब सुनिएगा मेरे बच्चों, गौर से, तवज्जो से। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट फिर क्या करता है? FMU फिर वो शेयर करता है किसके साथ? बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ। क्या शेयर करता है? वो इंटेलिजेंस शेयर करता है। कौन सी? जो उसने गेदर की। कहां से गेदर की? उसको रिपोर्टिंग हुई थी और खुद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, खुद उन्होंने जो है उसके बारे में थोड़ा सा काम किया। वहां से एक होता है रॉ डेटा, STR एंड CTR एक रॉ डेटा है। उस रॉ डेटा को रिफाइन करता है FMU, रिफाइन करके एक रिपोर्ट बनाता है, और वो एक ऐसी इंटेलिजेंस शेयर करता है किसके साथ? किसके साथ शेयर करता है? मैं इसको एब्रिविएशन में बोलूंगा IPS। IPS का क्या मतलब होगा? इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज। तो गौर से देखना मेरी बात, ये जो ट्रांजैक्शन यहां हो रही है, ये असल में ये शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये शेयरिंग ऑफ डेटा है, मगर STR CTR नहीं है। क्लियर हो गई? यानी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU CTR STR नहीं भेजेगा इनके पास, उनसे शेयर करेगा क्या? और ये सीक्रेट, लॉ में लिखा है कि ये सीक्रेट होगा। ये जो FMU है इसकी बात आउट नहीं की जाएगी। अब IPS कौन सी होंगी? IPS डिफाइंड है, IPA में शामिल किया गया है FIA को, NAP को, ANF किसको कहते हैं? एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, डायरेक्टरेट ऑफ IR FBR, ये FBR का इनलैंड रेवेन्यू सर्विस यानी इनकम टैक्स साइड का इंटेलिजेंस विंग है। इसको कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। FBR का कस्टम साइड का दूसरा विंग है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद प्रोविंशियल CTD, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स। ये क्या है? ये हैं सारे IPS जिनके साथ क्या शेयर हुआ है? जिनके साथ इंटेलिजेंस शेयर हुई है। किसने कलेक्ट की? FMU ने शेयर कलेक्ट की। कहां से? वन मेजर सोर्स वाज रिपोर्टिंग एंटिटीज। उन्होंने किसके अगेंस्ट रिपोर्ट किया? अपने कस्टमर्स के अगेंस्ट रिपोर्ट किया। अब ये जो IPS हैं ये उस कस्टमर के सामने आ जाएंगी जिनके पास, अब क्या हुआ? रिपोर्ट आई, इसके बाद ये IPA इतनी सारी क्यों है? रेलेवेंट प्रेडिकेट ऑफेंस के हिसाब से जाएंगी। अगर ताल्लुक करप्शन से होगा, अगर ताल्लुक किसी और चीज से होगा, नेब FIA इन्वॉल्व हो सकती है। अगर वो ड्रग्स के थ्रू आया है तो ANF होगा, अगर टैक्स इवेजन है तो FBR होगा, अगर वो टेररिज्म से है तो CTD होगा। अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग IPAs होंगी, रेलेवेंट IPA एक्टिव हो जाएगी। और ये जो FMU है रेलेवेंट लोगों के पास को इंफॉर्मेशन भेजेगा, जिसके पास गया वो फौरी से क्या करेगा? 2 काम शुरू कर देंगे जो उनके नामों में मौजूद है। इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्रोसिक्यूट करेंगे। इसका मतलब आज आपको पता चला कि जो मैं अब तक टर्म यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे आपको ग्रेडेड वे में लेके जाना है। बताओ कि किसी भी बंदे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कौन बनाता है? उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? उसको प्रोसिक्यूट कौन करता है? बोलो। IPS। IPS IPS कितने हैं? IPS कितने हैं? IPS हैं 7।
6 नहीं 7, क्योंकि लॉ में लिखा है एनी अदर नोटिफाइड, तो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए वो अलग बात है, मगर एनी अदर नोटिफाइड भी लिखा है, चूंकि नहीं हुए तो मैंने स्लाइड में नहीं दिया था, तो 6 स्पेसिफिकली बताए गए। क्लियर हो गई बात? अब आइएगा मेरे बच्चों आगे, गौर से देखना, सारी मतलब सारी चीजें इस स्लाइड में बेटा, सारी काम की पूरा लॉ। ये चीज क्या आ गई फिर राइट साइड में, सर ये आया है एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी क्या है, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, काउंट समझ आइए आपको इसकी बात। रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी, जो दो काम करेगी, भाई वही काम जो इस कानून के हैं, इस कानून के दो काम कौन से, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को काउंटर करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम करना। तो अब असल टर्मिनोलॉजी क्या है, असल टर्म में दोनों बॉक्स नहीं है मेरे बच्चों, ये एक बॉक्स है, ये है इसका टाइटल, और इसमें एक सब कैटेगरी है, ये इसकी सब कैटेगरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसआरबी, एसआरबी का मतलब क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कुछ टर्म दिया गया है उसको एसआरबी। ये जो एसआरबी है ये क्या है, एसआरबी भी एएमएल सीएफटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब ये क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कैसे है, क्या चीजें, अब देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट। ये आ रही हैं वो अथॉरिटीज जिनको कहा गया है कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हो। भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है किस पर्पस के लिए, स्टेट बैंक हमें पता है पहले रेगुलेटर है, एसीसीपी एफबीआर सारे रेगुलेटर है, किस पर्पस के लिए जी, एक कंपनी के लिए, एक बैंक के लिए, एक टैक्स के लिए, एक नेशनल सेविंग्स के लिए। भाई बताओ इनका यहाँ क्या काम, कहा गया इनका यहाँ काम है, कैसे कि इनको बनाया गया है एक और किस्म का रेगुलेटर। अब ये किस चीज को रेगुलेट करेंगे, एएमएल सीएफटी को रेगुलेट करेंगे। और इसी तरीके से सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज में से ये तीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी कहा गया। तो कुल मिला के मुझे आप काउंट करके दो, एएमएल सीएफटी रेगुलेटरी अथॉरिटीज कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इदारे क्या कहलाते हैं, ये टर्म है बेटा याद करना, एएमएल सीएफटी, एएमएल ऑब्लिक सीएफटी। भाई ये तो इसका लॉ का कानून है ना, सिंपली क्या, रेगुलेटिंग अथॉरिटी। भाई ये क्यों है, कहां से आए, इनका क्या काम यहाँ पे, ये किधर से आ गए, सर ये इसलिए आए कि ये रिपोर्टिंग एंटिटीज को क्या करेंगे, रेगुलेट। किस लिए, ये देखो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने कस्टमर के लिए क्या करना था, कुछ काम करना था, ताकि पता चले कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में तो नहीं आ रहा, करेंसी ट्रांजैक्शन में तो नहीं आ रहा। और इसी तरीके से क्या, डीएनएफ बीपीस ये भी अपने कस्टमर यानी जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन सा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कैसे करना है, कि आपने केवाईसी करना है और डीसीसी करना है। बताएं बच्चों, समझ आ रहे हैं, ये काम करना है, ठीक है, क्या करना है, सीडीडी, ठीक है, सीडीडी क्या है बेटा, केवाईसी क्या है, मैं आता हूं उस तरफ। देखो अब आपको बात समझ आई, कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक आ गए थे। ये देखो ये क्या है, केवाईसी, केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर। अब्दुल गनी जब तुम बैंक जाओगे ना और पैसे रखोगे ना, तो पहला सवाल तुमसे क्या पूछेंगे, कहां से आए, ये नो योर कस्टमर है ना, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई इलीगल पैसे तो नहीं है, ये जो होगा बंदा क्या करता है, कैसे, किसको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये टर्म जो है करेक्ट कर लो, सीडीडी है बेसिकली, ठीक है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, ये कर रहे हैं कि नहीं करें। अब सुनो, इसमें स्टेट बैंक ने, एसीसीपी ने, एफपीआर ने, नेशनल सेविंग्स, आईकेएफ ने, इन सब ने ना क्या इशू किए हुए हैं, डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं अपने अपने उन इदारों के लिए जो उसके अंडर में आते हैं, जिसको वो रेगुलेट करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में कवर होते हैं या डीएनएफबीपी के कवर होते हैं, इनके लिए इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्या कि तुम किस तरीके से अपना काम करोगे ताकि एसटीआर और सीटीआर करेक्टली जनरेट हो। अब आप मुझे बताइएगा, बताइएगा मुझे, ये गौर से बताएं, स्टेट बैंक किसका रेगुलेटर, बोलो, रिपोर्टिंग एंटिटी का तो है, बट किसका, रिपोर्टिंग एंटिटी सारी का थोड़ी होगा, बैंक्स। एससीसीपी किसका रेगुलेटर, लिखते जाना, जिसको नहीं पता लिखते जाना, हाँ भाई,
कंपनीज, एफबीआर को छोड़ो, नेशनल सेविंग का ये सुपरवाइजरी बोर्ड है। नेशनल सेविंग्स का, जिससे नेशनल सेविंग बोर्ड नहीं है, सुपरवाइजरी बोर्ड है। ये किसका रेगुलेटर? ये नेशनल सेविंग्स का रेगुलेटर। कि जब नेशनल सेविंग्स काम करेगा, ठीक है, नेशनल सेविंग्स काम करेगा, तो उस वक्त ये बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वो सुपरवाइज करे कि नेशनल सेविंग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का सुपरवाइजरी बोर्ड है ये। किसके लिए? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है। आ जाए आईकेप। आईकेप किसके लिए रेगुलेटर? बोलो बच्चों, किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो आप लोग भी जब कल फर्म खोलोगे अपनी इंशाल्लाह, तो क्या होगा, आपको भी इस चीज का ख्याल पढ़ना पड़ेगा। 150 सफे की तो आईकेप ने जो इस पे वजाहत की हुई है, चीजें बताई हुई है कि क्या क्या करना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को। आईसीएमए किसका? एसीएमए का। पाकिस्तान बार काउंसिल किसके लिए? लॉयर्स के लिए। एफबीआर जो था वो मजबूरन इनको लाना पड़ा। एफबीआर बेसिकली उन अकाउंटेंट्स के लिए है, उन अकाउंटेंट्स के लिए है जो सीए और आईसीएमए ना हो, एसीएमए ना हो, उनको छोड़ो, बाकी अकाउंटेंट्स एफबीआर के अंडर में आ गए। एसीसीए वगैरह सारा यहाँ आ गया, बीकॉम, और बिल्कुल सही है। इसके अलावा जूलर्स, ज्वेलरी जो है, उसके जो जूलर्स होंगे, जूलर्स को या एफबीआर रेगुलेट करेगा, ठीक है। और जो रियल एस्टेट है इसको एफबीआर करेगा। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको यहाँ ना एक लिस्ट दे चुका हूं, आपको मैं लिस्ट दे चुका हूं, किसकी? इसकी। बताओ इसमें कौन कौन से आते हैं, बताएं इसमें क्या क्या आता है। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और प्रोफेशंस की लिस्ट बन गई आपके लिए। जो रिपोर्टिंग करेंगे उसमें कौन होगा भाई? उसमें अकाउंटेंट होंगे, उसमें जूलर होंगे, उसमें रियल एस्टेट होगा, उसमें नेशनल से फाइनेंशियल में चला जाता है, पोस्ट ऑफिस होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लॉयर्स, ये सब क्या है? आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको रिपोर्टिंग किसने करनी है? मेरे सवाल आप सुनते जाओ, जवाब देते जाओ, अगले 1 मिनट तक मेरे सवाल को सुनो ना, आप लिखो नहीं, जवाब खुद को दो, ठीक है। मगर मेरे साथ बात करनी है आपने, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे बताओ रिपोर्टिंग किसने करनी है? बताया, पर क्लियर होना चाहिए ना सर। रिपोर्टिंग एंटिटीज में कौन है? रिपोर्टिंग एंटिटी में मैं आपसे पूछता हूं, कल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा रहे, एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपने अपनी फर्म खोली, क्या आप भी रिपोर्टिंग एंटिटी बन गए हो? आप रिपोर्टिंग एंटिटी में बन, आपको भी देखना पड़ेगा जो क्लाइंट आ रहा है, उसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, एड एंड अबेट में तो नहीं फंसूंगा मैं। उसको देखना चाहिए कि यार किसकी वेल्थ मैनेजमेंट, मुझसे वो कहता है अकाउंट्स, क्या कहता है अकाउंट्स बनाओ, अकाउंट्स जो है वो उसको ऑडिट करो, तो नजर आ गई चीज, मुझे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कर रहे क्योंकि इंप्लीमेंटेशन फेज है। कल आप देखोगे कि सीए फर्म्स रिपोर्ट करेंगी। क्या रिपोर्ट करेंगी? क्योंकि वो रिपोर्टिंग एंटिटीज है। क्या रिपोर्ट करेंगी बोलो? सर 2 चीजें रिपोर्ट करेंगी। बताओ क्या रिपोर्ट करेंगे? बोलो बच्चों। एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगी, और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगी। अब करेंसी के चार्ज बहुत कम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये करेंसी की, मगर भारत उसके बाद किसके? कस्टमर। समझ आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिपोर्टिंग होगी तो किसको होगी? किसको होगी रिपोर्टिंग? उसके लिए कौन सा इदारा है? उसका काम क्या है? एफएमयू। क्या काम है उसका? एफएमयू का काम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर करना, और उस पर क्या खुद कार्रवाई करना? खुद नहीं करेंगे, वो एक इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है ना, वो 007 के पीछे रह के काम करते हैं, वो फिर उस इंटेलिजेंस को भेज देंगे किसके पास? हिटमैन के पास। हिटमैन कौन है इधर? आईपीए। आईपीएस में कितने आ गए थे? 6। वो अपने अपने प्रेडिकेट ऑफेंस के हिसाब से काम करेंगे। वो फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट। वो किसको करेंगे? प्रोसिक्यूट करेंगे। किसको? उस कस्टमर को जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट बनी है। फिर वो रिपोर्टिंग एंटिटी सही काम करती है कि नहीं करती, वो केवाईसी करती है, सीडीडी करती है कि नहीं करती, उसकी गाइडलाइन क्या होगी? बैंक को क्या पता मुझे क्या करना है यार? एक एक जूलर को क्या पता? तो किसी ने तो उसको बताना है ना, गाइडलाइंस देके। वो गाइडलाइंस आपके सामने लिखी है, ठीक है। कैसे वो गाइडलाइन सामने लिखी है? इस तरह कि इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होगी 1.5 2 सफे की गाइडलाइन इशू कर चुका है। मुझे बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? रिपोर्टिंग इससे बेहतर समझाई जा सकती है? बोलो बताओ भी, इससे बेहतर कोई समझा सकता है कोई चीज की? ये कैसे? दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, बिलीव मी। मैंने अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, मैंने बनाई है, बट मैं खुद बोल रहा था यार वाह वाह क्या कमाल की चीज बन गई, ठीक है ना। ये है बेटा, इस तरीके पूरी चीज एक जगह जमा हो गई। अब इस स्लाइड में मैंने लॉ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट लॉ की जान पढ़ा दी बेटा। अब आओ आगे, अब लॉ पढ़ते हैं, अब लॉ पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बस अब देखिए ये है सेक्शन 7, ये पूरी की पूरी
अच्छा, रितेश ने सवाल पूछा है सर, नेशनल सेविंग और पाकिस्तान पोस्ट। देखो, नेशनल सेविंग्स में रितेश, जब कोई बंदा जाके डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करता है तो पैसे रखता है ना, प्लेसमेंट है ना रितेश, तो नेशनल सेविंग्स उसको वहां पे ड्यू डिलीजेंस करेगी। सेकंड, पाकिस्तान पोस्ट इसलिए नहीं कि खत पता चले जी रितेश ने ना कोई एक लव लेटर लिखा और वो आजकल जो है ना दुनिया को छोड़ के उसने कहा जी मैं तो जाऊंगा और पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू खत भेजूंगा, और वहां रितेश को पकड़ लिया गया कि इधर आ भाई, हम तुम पे शक है हमें। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है रितेश। पाकिस्तान पोस्ट बचा इसलिए कि पाकिस्तान पोस्ट भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करता है, उसके पास भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू प्लेसमेंट की जाती है। नेशनल सेविंग्स वाला काम करता है पाकिस्तान पोस्ट, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान भर में मौजूद था। क्यों मौजूद था? क्योंकि अंग्रेज ने जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया गया था ना, वो इसके थ्रू किया था। मुझे एक बात बताओ कि जब इंडियन मूवीज देखते हो पुराने दौर की, जब हम जवान थे उस दौर की, तो उस दौर में हर गांव में कुछ और हो या ना हो, डाक बंगला जरूर होता है। डाक बंगला सुना था? डाक क्या है? डाक क्या है? ये पोस्ट ही तो है। डाक बंगले का क्या मतलब है कि इतना ये फैला हुआ था कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट का प्रेजेंस इसके थ्रू होता था, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू। तो वो जो डाक बंगला होता था ना, उस डाक बंगले के थ्रू बहुत हर ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट करने की इजाजत दी थी। वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती थी, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स वो इशू कर सकते थे, बहुत कुछ उसमें हो सकता है। ठीक है, समझ आएगी बेटा? अब आपको रितेश आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा, रितेश कंफर्म कर लो। ओके, तो ये है बेटा असल सेक्शन 7। इस 7 का क्या टाइटल है? प्रोसीजर एंड मैनर। अब देखना, कनेक्शन देखना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, फिर 30 में चला गया, फिर वापस 7 में। क्यों? ऑर्डर जो होगा वो हम तय करेंगे, पढ़ाने वाले। अगर पढ़ाने वाला उसी ऑर्डर से पढ़ाएगा जिस ऑर्डर में वो ए से जी होगा, तो इसके साथ तो बुरा कोई तरीका ही नहीं है। अब 7 क्या है? रिपोर्टिंग का, जो मैंने अभी बैकग्राउंड बताया ना आपको। आते हैं बेटा इस चीज पे। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये एक नॉन ऑब्स्टेंटी चीज है। इसका मतलब STR रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन और एंटिटी, रिक्वायर्ड टू बी। समझ आ रहा है? ये बॉक्स समझ आया आपको? अब समझ आएगा क्योंकि तैयारी हमने कर ली। रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय हुम, बोलो, बाय एनी पर्सन और एंटिटी। अब आपको पता है ये एंटिटी कौन सी होगी? रिपोर्टिंग एंटिटी। कितनी कैटेगरी होंगी? 2। समझ आ रही है ना? आगे क्या बात कर रहा है इस केस में? कहता है टू एनी इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। ये क्या बात हुई? कहता है जी STR रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, सबमिटेड रिक्वायर्ड टू बी। भाई किसने रिक्वायर किया? ये जो जिस चीज को भी किया, किसने रिक्वायर किया? रिक्वायर किया किसी कानून ने, क्योंकि लॉ रिक्वायर करता है। और वो रिक्वायर गौर से देखना क्या किसे कहना, वो रिक्वायर, वो कानून है कोई, वो कानून है कोई जो कहता है कि जी ये जो STR होगा किसे भेजो। वो कानून अगर है तो क्या कहता है? किसको भेजो? IPA को। भाई IPA तो कैसे उसको भेज सकते हो? आगे देखो, कहता है शल ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब ये जो बात है ना, ये वाली बात, ये वाली बात, ये इस 2010 के एक्ट से पहले की है, इस एक्ट आने से पहले की है। तो on the commencement of this act be solely and exclusively submitted to FMU, मगर कैसे? to the exclusion of others। इसका सिंपल मतलब बताता हूं। सिंपल मतलब ये है कि आपने अभी भी पढ़ा कि रिपोर्टिंग एंटिटीज किसे रिपोर्ट सबमिट कराती हैं? FMU को। और ये लॉ खुद बता रहा है, कहता है कि अगर कोई पिछला कानून था जिसमें लिखा है कि किसी IPA को, IPA का नाम लिख के बताओ, कोई STR जाती है या कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जाती है, तो कहता है अब बंद कर दो, अब नहीं उसको दो। अब सिर्फ और सिर्फ ये STR किसको जाएगी? इसका सिंपल मतलब बताओ। सिंपल मतलब क्या है इस स्लाइड का? ये सेक्शन 7 के अंदर जो बात लिखी है मैंने बता के क्लियर कर दी कि STR किसको जमा होगी? सिर्फ FMU को, और किसी और इदारे को नहीं जमा होगी। IPA को भी जमा नहीं होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़े। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फाइल विथ FMU, शैल फाइल विथ FMU। क्या और कब क्या फाइल करेगी? क्या फाइल करेगी? ऊपर टाइटल देख लो इस स्लाइड का क्या है। क्या फाइल करेगी? STR रिपोर्ट ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस conducted or attempted by
by 8 or through such reporting entity। गौर से देखो कि वो एसटीआर किस चीज की है, एक ट्रांजैक्शन की है जो सक्सेसफुली हो गई, ट्रांजैक्शन कंडक्टेड, या सक्सेसफुली नहीं हुई है मगर अटेम्प्ट किया गया। किसने किया? खुद उसने। किसने? खुद उस रिपोर्टिंग एंटिटी ने। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ने कोई ट्रांजैक्शन की है वो अपने अगेंस्ट खुद जनरेट करे। अब बैंक है, बताओ ना, बैंक बाकी लोगों के, मेरी बात सुने, आपकी और मेरी खुदा ना खास्ता कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो तो हमें बैंक पकड़वाएगा? बैंक को कौन पकड़वाएगा? बोलो, कोई तो हो ना जो बैंक को भी पकड़वाए। बैंक के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग, वो नहीं, कौन पकड़वाएगा? वो बैंक खुद को खुद पकड़वाएगा, ना एफएमयू ना स्टेट बैंक। एफएमयू और स्टेट बैंक को पता कौन देता है? उनको तो पता नहीं क्या लिखा है। गौर से देखो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कंडक्टेड बाय, और ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट किए किसने? बाय 8 या थ्रू सच रिपोर्टिंग एंटिटी। इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो मेन मकसद है वो क्या है कि आप एसटीआर जो जनरेट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है। अच्छा, एक मेरे इसमें ना एक मैं छोटा सा केस स्टडी देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आता है एक बैंक में आता है और वो कैश लेके आता है, कैश लेके आता है, और कैश लेके आता है इससे मेरे बच्चों 1 करोड़ रुपए। अब जैसे ही वो बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर परेशान हो गया। बताओ क्यों बैंक मैनेजर परेशान हो जाएगा भाई? 1 करोड़ रुपए कैश में कौन लेके फिरता है? हाँ जी बोलो। तो अब क्या हुआ, उस बैंक मैनेजर ने देखा कि जी हाँ 1 करोड़ रुपए, उसने सवाल पूछा, उसे पूछा जी बताओ कहाँ से आए, क्या काम करते हैं जी, आपके अकाउंट में तो इतनी ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुई, इतने पैसे तो जमा ही नहीं हुए कभी भी, आपके अकाउंट में तो लिखा है कि जी आप सैलरीड पर्सन हो, आपके पास पैसे कहाँ से आए? तो वो बंदा उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका। अब बैंक मैनेजर ने क्या किया, बैंक मैनेजर ने वो पैसे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। अब ये गोश्त सुनना, ये एमएल मनी लॉन्ड्रिंग बैंक की नहीं है। नहीं, ये नहीं समझना कि बैंक को पकड़ेंगे, नहीं। बैंक, अब जब उसने पैसे जमा किए ना मैनेजर ने, और बैंक मैनेजर ने पैसे जमा करने के साथ अगर अपना फर्ज पूरा किया ना तो बैंक पे कोई लायबिलिटी नहीं है। बताओ उसका फर्ज क्या है? क्या करेगा बोलो? वो एसटीआर जनरेट करे, वो सीटीआर जनरेट करे, क्योंकि कैश इन्वॉल्व है, करेंसी है, तो सीटीआर भी जनरेट होगा, या तो सीटीआर या एसटीआर जनरेट कर देगा, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये नहीं कहा गया कि उसको इस तरह करो कि उसको कहो कि हाँ जी जो भाईजान आप बैठे हैं और मैं आपके लिए तो बस लंच मंगवाता हूँ, टीवी देखें और चुपके फोन करे जी एफआईए वाले आ जाओ यार ये बंदा पढ़ लो। ऐसे नहीं होगा, उसका ये काम नहीं है। वो पकड़वाए उसको, या खुद उसको पकड़ के जो है ना एफआईए वालों के पास ले जाए, या उसको कमरे में बंद कर दे, नहीं। उसका फर्ज क्या है, उसका काम क्या है? वो रिपोर्टिंग एंटिटी है। ही सपोज उससे पूरा एनआईसी लिया, ट्रांजैक्शन कर रहा है कैश में, रिक्वायरमेंट एनआईसी। अब मुझे बताओ कैश जब जमा करने जाते हो एनआईसी क्यों लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं, इसलिए तो लेते हैं, बंदा तो आइडेंटिफाई हो कौन है, इस तरह तो पैसे जमा करा के दिखाओ, ठीक है। समझ आ गई मेरे बच्चों यहाँ क्या मतलब है? दूसरा एक फर्क सुनना, बैंक को स्टेट बैंक सुपरवाइज करता है। देखो इसमें क्या है, इसीलिए तो उसका वो जो रेगुलेटर है, देखिए ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट हुई, अटेम्प्ट क्या हुई, उसी बंदे को शक पड़ा यार ये मैनेजर को डाउट हो गया, उसने क्या कहा अल्लाह हाफिज किया और भाग गया, अल्लाह हाफिज क्या भाग गया। मगर चूंकि ट्रांजैक्शन ऐसी थी, उसका अकाउंट पता है, ठीक है, क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। क्या रिपोर्ट करेंगे? एसटीआर। अब सीटीआर नहीं हो सकता क्योंकि करेंसी की ट्रांजैक्शन हुई नहीं, ठीक है। तो क्या, मुझे बताएं सिंपल अल्फाज, छोड़ दो सारे को, सारी वजाहतें छोड़ दो, मुझे बताओ रिपोर्टिंग एंटिटी इस स्लाइड के मुताबिक एफएमयू में क्या फाइल कर रही है? व्हाट, क्या फाइल कर रही है बोलो? एसटीआर फाइल कर रही है। किस ट्रांजैक्शन का? उस ट्रांजैक्शन का जो कंडक्ट हुई या अटेम्प्ट हुई। किसने ट्रांजैक्शन की? ट्रांजैक्शन किसने की? अपने लिए नहीं की, किसी और के लिए की, बाय द एंटिटी, या उस वहां हुई वो ट्रांजैक्शन, या थ्रू हुई। ये इसलिए लिखा गया है कि सारी ट्रांजैक्शंस कवर हो by such reporting entity when अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया शुरू होने वाला है। if it knows suspects are a reason to believe या reason to suspect that the transaction are pattern of transactions या एक ट्रांजैक्शन या pattern of transaction is part of number 1
क्या इन्वॉल्व्स फंड्स, उस ट्रांजैक्शन में, ये चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या इन्वॉल्व है, फंड्स। कौन से फंड्स, derived from illegal activities or is intended or conducted in order to hide or disguise proceeds of crime, hide disguise proceeds of crime, कनेक्ट हो रहा है प्लेसमेंट से, कनेक्ट हो रहा है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से। सेकंड, कब, इज डिजाइंड, क्या वो ट्रांजैक्शन डिजाइंड टू इवेड एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, इवेड एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस का मैं बताता हूं क्या है, इसकी एक मिसाल देता हूं। सीटीआर रिपोर्ट जनरेट होती है अगर कैश ट्रांजैक्शन, सीटीआर कब जनरेट होती है, अभी आगे मैं आपके एसआरओ के थ्रू पढ़ाऊंगा, मगर अभी बता रहा हूं अंडर द एएमएल एक्ट सीटीआर जनरेट होती है अगर ट्रांजैक्शन 2 मिलियन की हो। कितने की हो, 2 मिलियन, लिख लो कितने की ट्रांजैक्शन हो, 2 मिलियन की, वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कैश ट्रांजैक्शन 2 मिलियन की होगी या अबाउ की होगी, सीटीआर जनरेट होगा। अब एक बंदे ने क्या किया, 1.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन एक की और आधे घंटे के बाद 1 मिलियन और लेके आया, 2 ट्रांजैक्शन कर रहा है। मुझे बताओ सीटीआर जनरेट होगी कि नहीं होगी, बोलो कहां पे, किस किस बेसिस पे करेगा, क्योंकि डिजाइन टू इवेड रिक्वायरमेंट हुआ। समझ आई आपको क्लॉज बी की। उसके बाद क्या है, हैज नो अपेरेंट लॉफुल पर्पस आफ्टर एग्जामिनिंग द अवेलेबल फैक्ट्स इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड एंड पॉसिबल पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो आपको अपेरेंट लॉफुल पर्पस ही ना, भाई देखो एक पैसे आए, ठीक है, पैसे जमा हुए, पूछा जी कहां से आए, कोई जवाब नहीं है, पैसे ट्रांसफर किए गए, पूछा गया किसको कर रहे हो, जवाब नहीं है, तो अपेरेंटली समझ नहीं आ रही। मैं मिसाल देता हूं, मुझे एक दफा बैंक से फोन आया कि जी आपने ये इतना इतना चेक भेजा है, मैंने कहा जी भेजा है, अमाउंट अच्छा खासा था, भाई कौन है आप, मैंने कहा जी आप क्यों पूछ रहे हो, सर मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको पता बैंक, उसने पहले मुझे बताया था, वो वहीं से था जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। अच्छा जी आप कौन है जी मैं कमिश्नर हूँ एफबीआर में। अरे सर आप लोगों ने तो तंग कर दिया हमें, इसीलिए आपसे सवाल पूछते हैं। मैंने कहा नहीं, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, जो सवाल है पूछ लो। सर ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, मैंने कहा यार मुझे बोनस मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बोनस मिला है, ये फलां जो चेक है गवर्नमेंट का ही। अच्छा तो सर आप ये किसको दे रहे हैं, ये जो साइमा है ये कौन है, मैंने कहा जी ये खुशकिस्मती से मेरी बीवी है, उसके अकाउंट में जा रहा है। अच्छा अच्छा सर ठीक है फिर सही, तो वो साथ में लिखता गया, ठीक है जी कि जी ये बंदे का ये है। अब देखो ये क्या कर रहा है बंदा, अपेरेंट लॉफुल पर्पस था, हाँ था, पैसे कहां से, जायज सोर्स से, किसको दे रहा है, बीवी को दे रहा है, ठीक है। अब मिसाल ले लो, इस ट्रांजेक्शन को ऐसे किया जाए, ये पैसे कहां से आए, रास्ते में पड़े थे, किसको दे रहा हूं, पड़ोसी को दे रहा हूं, तो क्या समझ आ रही लॉजिक है, लॉफुल पर्पस आ रहा है, नहीं। ये आगे क्लॉज सी, और क्या है चौथी ट्रांजेक्शन, इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अब एक ऐसा बंदा है जिस बंदे का ताल्लुक किसी ऐसी आउटफिट के साथ था जो बैंड है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आगे शक पड़ गया। इसीलिए जब ये इदारे काम करते हैं ना, तो कुछ लोगों को या कुछ इदारों को जो है, जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का टर्म यूज होता है, पॉलिटिकली एक्सपोज का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक है, ठीक है, इस पर नजर रखते हैं वो। तो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए इंक्लूडिंग फंड्स कलेक्टेड प्रोवाइड यूज आर मेंट फॉर आर अदरवाइज लिंक्ड आर रिलेटेड टू टेररिज्म, टेररिस्ट एक्ट्स, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स कंसर्न, यानी ये वो चीज है जिसका ताल्लुक टेररिज्म से। पहला क्या था, पहला बॉक्स क्या है बताओ मेरे बच्चों, पहला बॉक्स है इन्वॉल्व्स फंड्स derived from illegal activities or intended और कंडक्टेड इन ऑर्डर टू हाइड और डिस्गाइज। तो दो पर्पस हो गए, एक फंड्स और दूसरा डिस्गाइज करना। एक क्या, इलीगल एक्टिविटीज के फंड्स, और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, डिस्गाइज। दूसरा क्या था, वो जो 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन, वो मिसाल दिया मैंने, कुछ और भी हो सकती है इसमें। तीसरी क्या है, लॉफुल पर्पस, अपेरेंटली ना हो भी सकता है लॉफुल पर्पस हो। और उसके बाद क्या है, टेररिज्म। मुझे बताओ ये चार चीजें क्या हैं, ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी एसटीआर की बात होगी ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों कि मैंने बहुत कम जगह पे रिप्रोड्यूस किया हुआ है कानून को, मैं अपनी तरफ से उसको बहुत टाइम देता हूँ। बेटा बहुत टाइम दिया मैंने इनको बनाते हुए, समझ के बहुत टाइम लगा लगा के चीजें कनेक्ट करता हूँ, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक लफ्ज नहीं हटाया। इसलिए नहीं हटाया कि मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ो। अगर कहोगे ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि ये A+ कैटेगरी का इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, A+ कैटेगरी है बेटा इस चीज की। किसकी? ये क्या चीजें हैं, गौर से सुनना। सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस इन विच क्या STR इज जनरेटेड, STR इज इशू। समझ आ गया आपको? इस स्लाइड में क्या था, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या इशू करती है, बताएं क्या इशू करती है, STR। कब इशू करती है, ये है FD सर्कमस्टेंसेस। किससे? समझ आ गया बेटा? बस ये आखिरी देखो इस स्लाइड का हिस्सा। Provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained any obligation as to the secrecy or other restriction on the disclosure of information imposed by any other law। क्या लिखा है, FMU को रिपोर्ट दो। अब स्टेट बैंक में जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है वो क्या कहता है, सीक्रेसी होगी, अकाउंट होल्डर की सीक्रेसी होगी। मुझे बताओ AML एक्ट की मानेंगे या BCO की मानेंगे, बोलो। BCO कहता है सीक्रेसी होगी, AML कहता है बताओ। तो ये वो प्रोविजन था जिसने उसको क्या कर दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग, कहीं सीक्रेसी लिखी है उसको छोड़ो, इस कानून की मानोगे। ठीक है, अब एक बात सारे बच्चे हाथ से लिखेंगे, सारे बच्चे हाथ से लिखेंगे इस स्लाइड के लिए, फाइलिंग ऑफ STR के लिए। टाइमिंग क्या है, कब कब, ये मैंने इंटेंशनली आपसे चूंकि एक्टिव भी रखना है मैंने, तो कुछ कुछ चीजें लिखवाता रहूंगा। आप STR रिपोर्टिंग एंटिटी कब, टाइमिंग लिखिए स्लाइड में, कहीं बताए कि टाइमिंग क्या होगी। पहले टाइमिंग होती थी इतने दिन, अब खत्म हो गई। अब एक लफ्ज लिख लो, क्या लिखा है, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, जब ये FFM ये ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद, ये कब STR इशू होगी। लफ्ज लिखा है प्रॉम्प्टली, क्या लफ्ज लिखा है, प्रॉम्प्टली। लिखो लफ्ज है प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली इशू करेगा। अब इसका मतलब है कि ये प्रॉम्प्टली की इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं हुई कि प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, फौरी। प्रॉम्प्ट का मतलब है उसी वक्त। अब उसी वक्त का मतलब क्या है, सेम डे, सुबह को था तो शाम तक, या शाम को था तो अगला दिन ना हो। ये चीज अभी तक डिटरमिन नहीं हुई क्योंकि केसेस अभी तक आगे गए नहीं है, अभी लॉ क्लियर हो रहा है। पहले दिन गिवन होते थे, अमेंडमेंट हुई, पुराना लॉ इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, रेलिवेंट जो पढ़ा रहा हूं, तो करके प्रॉम्प्टली लिख लो। STR के लिए टाइमिंग क्या है, बोलो बच्चों, टाइमिंग क्या है, प्रॉम्प्टली। ठीक हो गया, प्रॉम्प्टली। ओके, अब ये देखें कुछ क्या है, ये है गवर्नमेंट एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी, ओवरसाइट बोर्ड फॉर SRB। SRB का यहाँ मतलब क्या है बेटा, बस ये आखिरी चीज है। SRB का मतलब क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज। और वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये कौन सी हो, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, में शेयर, क्या शेयर करेंगे ये भी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस या रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं FMU के साथ। क्या, इंटेलिजेंस या क्या, रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, STR CTR। अब एक बात गौर से सुनना, ना सिर्फ CTR STR रिपोर्टिंग एंटिटीज जनरेट करती हैं, बल्कि ये भी करते हैं गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी, ओवरसाइट बोर्ड, रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी ICAP भी शुरू कर सकता है, स्टेट बैंक भी कर सकता है। क्या, रिपोर्टिंग कर, यानी इनका मतलब ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी का काम कर सकते हैं, मगर इन पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इन पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोनोमस बॉडीज का मतलब होता है जैसे ऐसी जो इंडिपेंडेंट हो। KPD क्या है, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। किसी मिनिस्ट्री में जो नहीं आता ऑटोनोमस होता है, ठीक है। अब देखो मुझे बात बताओ कि ये क्या करेंगे, अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, अब स्टेट बैंक का एक बिजनेस है चल रहा है, एक ट्रांजैक्शन सामने आ गई, तो स्टेट बैंक को ये नहीं कहा गया कि हर दफा तुम हर 10 दिन के बाद ये करो, नहीं, स्टेट बैंक खुद ये बाकियों के लिए ऑब्लिगेशन लगा सकता है। तो कहा क्या कि अगर ड्यूरिंग द SRB का मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, SRB का मतलब यहाँ पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड नहीं है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जिसमें ICAP आता है, जिससे IC में आता है, ठीक है, इनकी बात हो रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल आते हैं, ये क्या करेंगे, ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ये भी STR CTR रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं या वो रिपोर्ट कर सकते हैं, किसके साथ, FMU के साथ। भाई अगर ये कर दिया इन्होंने तो क्या होगा, इनको भी प्रोटेक्शन हासिल होगा। कौन सा प्रोटेक्शन, जो सेक्शन 12 का प्रोटेक्शन है। हम क्या सेक्शन पढ़े, 7, कहते हैं इन एजेंसीज ने, सच एजेंसीज को या सच बॉडी को या सच अथॉरिटी को, यहां वर्ड क्या है, सच,
सच का मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर लिखी गई 5 थी और 4 थी, इनको प्रोटेक्शन हासिल है। किसका मेरा बच्चा प्रोटेक्शन हासिल है, उसको सेक्शन 12 का प्रोटेक्शन हासिल है। सेक्शन 12 है क्या, सेक्शन 12 कहता है कि जी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन 7, देखो कनेक्ट हो गया 7 के साथ, 7 पे ही थे तो 12 पे चले गए हम। द रिपोर्टिंग एंटिटीज, कौन रिपोर्टिंग एंटिटीज, कितनी, वो 2 कैटेगरी वाले, देयर ऑफिसर्स, कौन से ऑफिसर्स, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, एम्प्लॉय, एजेंट्स और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स क्या होंगे, shall not be liable to any civil or criminal or disciplinary proceedings against them, इनके खिलाफ कोई केस नहीं फाइल कर सकता। किस काम करने के लिए, अगर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसको, एफएमयू को। इसका मतलब समझते हो क्या है, ये लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है किसको, रिपोर्टिंग एंटिटीज को, कि कल जिसके बारे में आपने बताया कल केस फाइल कर दे, ठीक है, उस मैनेजर पे केस फाइल कर दे, उस बैंक पे केस फाइल कर दे, कहता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कानून की वजह से रिक्वायरमेंट, तो प्रोटेक्शन है। मुझे बताओ सेक्शन 12 में प्रोटेक्शन है कि नहीं है, बोलो मेरे बच्चों, सेक्शन 12 में प्रोटेक्शन है कि नहीं है कौन सा प्रोटेक्शन, इनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकेंगी, इन शॉर्ट इनके खिलाफ कोई केस नहीं फाइल कर सकता। तो कहा गया यही प्रोटेक्शन किसको हासिल होगा, इनको भी हासिल होगा अगर इन्होंने वो काम किया जो रिपोर्टिंग एंटिटी करती है, यानी अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट जनरेट की, इंटेलिजेंस शेयर की, किसके साथ, एफएमयू के साथ, तो फिर इनको भी प्रोटेक्शन हासिल हो सकेगा। बात समझ आई आपको बेटा। अब यहाँ मैं जो है वो उसको फर्दर जो लॉ की स्टडी है, बस एक स्लाइड रह गई थी मगर मैं इस स्लाइड को कवर नहीं कर रहा, आप टेंशन ना लो, मैं आखिरी स्लाइड आज के लिए सिर्फ एक स्लाइड रह गई है, ये हमारा सारा कवर हो चुका है, मगर इस स्लाइड को मैं नहीं पढ़ रहा, मैं अगली क्लास में ले जाऊंगा, कोई टेंशन ना ले। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 5 मिनट इस पे लूं, अगर आप कहो तो मैं 5 मिनट इस पे लेना चाहता हूं उस सवाल पे, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा, और अगर आप चाहो तो मैं अगली क्लास में ले सकते के जा सकता। पहला बच्चा क्या हुआ, जरूर, चलो भाई स्टार्ट। आपने कहा बस बेटा, एक पहले ने बोल दिया बेटा, बस अली एक सेकंड, ये मैंने आपको सवाल दिया था किस किसने अटेम्प्ट किया और किसने नहीं किया, बेटा करो अटेम्प्ट। देखो बिलीव मी, मैं आपको ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, जब तक तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे ना बेटा, यार ये पेपर पास नहीं होगा यार, अल्लाह के वास्ते लिखना, कुछ ना कुछ टाइम निकालो, क्योंकि मैं सवाल बना रहा हूँ ना, ये जो आपको सवालात दे रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा था ना डे 1 पे, मेरी कमिटमेंट है 1000% आपसे, 1000%। आप देखना, आपको खुद एहसास ना होना, आप आके सर मुझे बोलना सर आपने बिल्कुल गलत बयानी की थी, आपको खुद को एहसास होगा यार ये ड्राफ्टिंग बंदा हमारी ठीक कर रहा है, और आपकी ड्राफ्टिंग ठीक होगी जब आप पेपर में जाके ड्राफ्ट लिख के आओगे ना। ये जो हम मेहनत करेंगे इतने ड्यूरेशन की, ये जो जितना ड्यूरेशन हम पढ़े, जब मेहनत करेंगे बेटा वो आपके पेपर में दिखेगी, जब दिखेगी पेपर पास हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, आप इसे कितने से देखो, एग्जामिनर हमसे 27 के करीब जो है वो लॉज और रेक्स पढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड हमसे रख रहा है फाइनल वाला, कहता है ये तुम अल्लामा बन के आओ। हमें ट्रेनिंग क्या मिली अब तक बताओ, अब तक हमने कौन सी लीगल स्किल सीखे, जो सब्जेक्ट पढ़े थे हमें तो वो लीगल स्किल मिले ही नहीं। शुरू में आपने लॉ का पेपर पढ़ा था, ठीक है, वो तो एक सिंपल लेवल पे था। अब देखो इसीलिए ना, यहाँ सुनना मेरी बात, अगर कोई मुझे कहे ना सर इस पेपर को पास करने का सीक्रेट क्या है, मैं कहूंगा बेटा ड्राफ्टिंग, बेटा ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग का मतलब खुद लिखना नहीं है, कतना नहीं है, जब तक कोई बंदा जो एक्सपर्ट हो ड्राफ्टिंग का, जब तक वो ठीक नहीं करता ना, फजूल है लिखना, फजूल है लिखना बेटा, फजूल, खुद को तो नजर ही नहीं आएगा आपको। चलो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, जिसने ये सवाल नहीं पढ़ा, ये मैंने सवाल भेजा था ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर अटेंड कर लो, और जिसको भी अगर दिक्कत हो, जो मेरा ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे सुन रहा है, जो अभी लाइव मेरे साथ है, सब कोई भी अगर नहीं है ग्रुप में, मेरा नंबर आपके पास है बेटा, मुझसे राब्ता करो, मैं ग्रुप, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन वहां पे होती रहती है हर वक्त, ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, जरूर मुझसे राब्ता, आजा ग्रुप में, आपसे हर वक्त कम्युनिकेशन रहेगी। देखो मेरा बच्चा क्या क्या है, इस सवाल में मैंने शेयर किया था और मैंने कहा था लिखो, खुशी हुई सबने अटेम्प्ट किया, काफी सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया, सबने नहीं किया। committed robbery of 10 million on 22nd of January 2021. On 10th of March 2021, he deposited the whole amount in his bank account. The bank generated STR
on the same day and submitted the same to FMU. समझ आ रहा है सवाल? अब बेहतर समझ आ रहा है ना आज पढ़ा तो. On 2nd of June 2026 the relevant IPA, अब बेहतर समझ आ रहा है IPA क्या है? क्लियर हो रहा है ना? देखो IPA क्या किया, IPA ने brought a case of money laundering under AML Act against him in the court of law. X pleaded not guilty on the grounds that he cannot be tried for the offense of money laundering unless the offense of robbery is established against him through conviction under section 392 of PPC Pakistan Penal Code and by the court of competent jurisdiction. Requirement kya hai? In view of the provisions of AML Act 2010, evaluate the defense taken by X. अब आप मुझे बताओ, इस सवाल रियल लाइफ केस है, एक डिफेंस है ना उसके पास, आप इसका जवाब कैसे लिखो? अब आप में से बेटा कुछ जवाबात में से मैंने कुछ पिक किए हैं, आपको रियलाइजेशन दे. देखो मेरा बच्चा, आपका जो ड्राफ्ट होगा ना, मैं उस पर कमेंट करूंगा, क्योंकि इसलिए करूंगा कि इंप्रूव करो. अगर किसी बच्चे को ये हो कि मैं उसका डिस्कस, मतलब नाम तो किसी का भी नहीं आएगा ना, ड्राफ्ट जब भी दिखाऊंगा तो नाम किसी का भी नहीं आएगा, मगर अगर किसी को ये हो कि सर मेरा आप डिस्कस ना करें तो मुझे बता दे, मैं उसका कभी डिस्कस नहीं करूंगा. ये देखें पहला ड्राफ्ट, ठीक है बेटा, इसलिए इसमें मैं ला रहा हूं ताकि बेटा गाइड कर सकूं. देखो मेरे लिए सारे मेरे बच्चे ना प्यारे हैं, ठीक है, मैं चाहूंगा कि सब सीखें. इसके लिए ऊपर मैंने टाइटल क्या लिखा है? टिपिकल स्टूडेंट आंसर. इस किस्म के सवालों का ये होता है. देखो आज से शुरुआत हो गई ना ड्राफ्टिंग की, तो अभी तो खैर मैं बिल्कुल शुरुआत में अंदाजा आपको दे रहा हूँ कि तो ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. अभी तो आप ड्राफ्टिंग कर ही नहीं रहे, अभी सीखोगे ना. अब मेरे पास ये सवाल आया, मैं इस ड्राफ्टिंग के लिए इनपुट दूंगा तो बेटा इंप्रूव होगा ना. जब लिखोगे नहीं तो कैसे होगा? देखिए इस सवाल के अंदर क्या लिखा है बेटा? इन व्यू ऑफ AML Act 2010 for proving an offense under AML Act 2010, conviction of accused for the predicate offense is not required. अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है. As in the case above, X's defense is baseless and X can be convicted in court of law for an offense of money laundering. अब देखो इस मॉडल को स्टडी करो, टिपिकल स्टूडेंट मॉडल. ये वही मॉडल था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इस बच्चे जिसने लिखा है ना बेटा, उसकी गलती नहीं है, ये सारे स्टूडेंट ऐसे लिखे. मेरे पास जो 80% जो है ना, जो जवाब आएंगे 80% जवाब इसी से मिलते जुलते हैं. और बेटा मुझे पता है, बिलीव मी, अगर आप कहोगे ना कि सर इस पे कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे पता है, अगर इस पे सपोज करो बेटा 5 नंबर होते ना, मैं सिर्फ इसमें ना, आप मुझसे बताओ कि अगर लेवल 2 है, लेवल 2, क्योंकि जो AML एक्ट है ना वो लेवल 2 है. बिलीव मी, लेवल 2 ना होता ना मैं इसको 0 देता. ये लेवल 2 है तो मैं इसको 1 दूंगा, 1 नंबर दूंगा इस पे. अगर लेवल 2 ना होता ना इस टॉपिक का, ICAP के अगर आप देखें जो लेवल 3 के टॉपिक होता ना ये, तो मैं इसको 0 देता, 0 ये कर देता. क्यों? आपसे पूछा क्या? एक लीगल क्वेश्चन. उस लीगल क्वेश्चन में कहां लिखा है लीगल क्वेश्चन? इस मॉडल को मैं क्या कहता हूं पता है? इस मॉडल को मैं कहता हूं ये कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? लॉ रिप्रोड्यूस करता है, लॉ रिप्रोड्यूस करता है. फिर क्या करता है? वो जंप करता है, ठीक है, इस पे जंप टू कंक्लूजन. बेटा अब सुनो, कहां है लीगल रीजनिंग? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस किधर है? यार आप जब लिखते हो तो एक ऐसे टाइप एग्जाम है आपका, इसको बोलते हैं ऐसे टाइप एग्जाम, उसमें लीगल क्वेश्चन है. उस लीगल क्वेश्चन फैक्ट्स किधर है? इस केस के किधर है फैक्ट्स? फैक्ट्स किधर है? फैक्ट्स ही नहीं है. लीगल रीजनिंग किधर है? लॉ की एप्लीकेशन किधर है? दिस इज नॉट एप्लीकेशन, दिस इज नॉट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन बेटा इसको नहीं बोलते. एप्लीकेशन आपको फैक्ट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको फैक्ट्स के साथ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. इस मॉडल पे दिस इज अ रेसिपी, दिस मॉडल इज रेसिपी फॉर फेलियर. होना है आपकी चॉइस है, नहीं होना मेरे साथ मेहनत करो, मिलके मेहनत करते हैं. नहीं होना ना, मिलके मेहनत करते हैं. चलो बेटा ये देखो सेकंड, ये है सेकंड मॉडल. ओके, सेकंड क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 स्टेट्स that money laundering by a person is a separate offense. होश सुनना सारे बच्चे. In the above scenario, robbery committed by Mr. X is a separate crime. ये कहां लिखा था कि separate crime? irrelevant. एग्जामिनर इसी पे होता है यार, irrelevant.
इस सिनारियो में इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि लीगल क्वेश्चन तो ये है नहीं ना, ये लीगल क्वेश्चन को हिट करेगा या तो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, डिफेंस उसका डिफेक्टिव कैसे है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट offense of robbery must be established against him under ये चलो by the competent hands, मैं मान रहा हूं इसको, मैं चलो ओके कर देता हूं, चलो बेटा इसको भी ओके कर देता हूं। hence defense taken by X is not based on logical grounds such against the provision। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद बताओ मेरे बच्चों, जिसने लिखा है वो भी मेरा बच्चा सुने, तो सारे बच्चे सुने, आपकी लर्निंग के लिए कर रहा हूं ना, ठीक है ना। मैं देखो आपके ड्राफ्ट को मैं बिलीव मी बकिया उधारूंगा, कहते ना बकिया उधार, वो इसलिए करूंगा किसी को, इससे बेटा कोई हर्ट ना हो प्लीज। आप मुझे बहुत प्यारे हो, आप मेरे बच्चों की तरह हो, मैं दुआ करूंगा आपके लिए, मगर ये इसलिए करूंगा बेटा किसी को। मुझे बताओ इस ड्राफ्ट में लीगल रीजनिंग किधर है, लॉ लिख के जंप टू कंक्लूजन, क्या किधर है लीगल रीजनिंग, कहां है लीगल रीजनिंग, कैसे आपने साबित किया, हेंस कहां से, हेंस कानून लिख के हेंस थोड़ी होता है, एक तरफ थ्योरी एक तरफ नतीजा, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ किधर है, इससे इस कानून को फिक्स किधर है, फिक्स किधर है, क्या क्या एक्स के बारे में बताया गया था, ऐसे दिया गया था, उसमें से पिक तो करो, रेलेवेंट फिक्स पिक तो करो, सारे फिक्स पिक नहीं किए जाते, उसमें जैसे डेट्स गिवन थी उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डेट्स को छोड़ दो, मगर आप समझ रहे हो, तो आपका जो लॉ का पेपर है ना, उस छोटे छोटे एसेज की तरह होता है, जिसके अंदर लीगल रीजनिंग होगी, जिसका इंट्रोडक्शन होगा, जो एक अच्छे तरीके से उसको पेश करो, जितना प्रेजेंटेबल बनाओगे, फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट, फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट, बेटा कहां है आर्ग्यूमेंट, है किधर, साबित कैसे हुआ, कानून लिखा नतीजा निकाला, बेटा मतलब दिस इज नॉट फाइनल यार, कम ऑन मैन यार, कम ऑन। ये थोड़ा सा रिलेटिवली बेहतर था, मगर देखिए इसने इस बच्चे ने क्या किया, डिफेंस, अच्छा उसने टाइप करके भेजा था ये सवाल, द डिफेंस टेकन बाय एक्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, he committed is fallacious, ठीक है, ये लीगल टर्म नहीं है, चलो जो भी है, बट ओके, he pleads not guilty on the ground that he should not be, ये देखो गलती बेटा, ये लफ्ज है यहां आके सारा जो है ना मजा खराब कर दिया, ये ट्रायल्ड नहीं है, ट्राइड है, ट्राइड, किसी को कोर्ट ट्राई करते हैं, ट्रायल्ड नहीं करते, ट्रायल, ट्रायल जो है ना वो नाउन है, एडी कैसे लग गया उसमें, ट्रायल में एडी कैसे लग गया बेटा, इसने लिखा था बेटा रियलाइजेशन, सीखो, देखो समझ रहे हो, होप के बेटा आपको आंखें खुल रही हैं, होप की चीजें समझ आ रही है, ठीक है। फॉर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंटिल प्रूवन गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब सुनना, इस बच्चे ने कहा आके रास्ते से हट गया, अच्छा स्टार्ट किया, और मैंने उस वक्त बोला था गुड गुड, मुझे लग रहा है ये बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स रिप्रोड्यूस करेगा, अच्छा जवाब लिखेगा, फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्या इन अकॉर्डेंस विथ एएमएल, ये देखो सिर्फ क्या इस पे है, क्लॉज ए पे है, इसमें तो 4 क्लॉजेस थे, आप कैसे लिख रहे हो इन अकॉर्डेंस विद एमएल सेक्शन 3 ए, फिर ए को रिप्रोड्यूस कर दिया पूरा, ए को, इसको कहता है एग्जामिनर क्या इरेलीवेंट लिखना, जब इरेलीवेंट लिखोगे तो टाइम जाया होगा, बेटा देखो मिलके काम करते हैं, आप और मैं मिलके काम करते हैं ड्राफ्टिंग पे, बेटा आपको ड्राफ्टिंग की ऐसी दुनिया नजर आएगी, ऐसी चीजें सीखोगे कि आप कहोगे कि सर अब हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि ये पेपर पास हो सकता है। फिर क्या है, ऑन 10th of March इसने क्या डिपॉजिटेड रॉब्ड अमाउंट ऑफ 10 million इन इज बैंक अकाउंट। अब देखिए नरेशन फैक्ट्स बीच में आ गए मेरा बेटा, जब फैक्ट लॉजिकल इलॉजिकल ऑर्डरिंग, इलॉजिकल ऑर्डरिंग, इलॉजिकल, जब सडनली फिर फैक्ट्स आ गए ऊपर, वो नरेशन में क्या आ रहा है फिर फैक्ट्स, तो इसका मतलब कोई ऑर्डर तो हो ना। इन रिस्पांस टू द डिफेंस टेकन बाय एक्स AML Act 2010 section 3 states that the person shall be guilty of the offense of money laundering irrespective of being convicted of the predicate offense which resulted in the process of crime. Consequently, X shall be held accountable। बिल्कुल भी मतलब ऐसा वर्ड है जो मजा खराब करे, अकाउंटेबल कैसे होगा, ही क्या होगा, shall be held accountable या shall be convicted, बताओ ना, ये लिखे हैं कि held accountable होगा या convict होगा, खुद देख लो बेटा, खुद देख लो, आपके जवाब आते हैं, मेरा जवाब तो नहीं था। प्रेडिकेट ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑफेंस, बेटा देखो ड्राफ्टिंग किसको कहते हैं, थोड़ा नजर आया दुनिया आपको, बताओ सारे बच्चे बताएं जो क्लास आप करते हैं, बताओ ड्राफ्ट समझ आया, सवाल की नेचर देखो, आप खुद मार्क्स दो बेटा,
जिस जिस बच्चे ने, अभी तो मैंने आपको बताया भी नहीं है ना, तो एक अच्छा जवाब क्या होगा, लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन शुरू का हिस्सा कैसे होगा, फैक्ट्स कहाँ लिखे जाते हैं। बेटा ये जो लॉ की फील्ड है ना, ये लॉ की फील्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हमने 15 साल लगाए इसमें, 15 साल। ये ना समझना कि सर टैक्स ऑफिसर है, यार टैक्स ऑफिसर है, कानून से उसका ताल्लुक, कानून, दिन रात कानून, ड्राफ्टिंग लॉ की करना, लेजिस्लेशन। बेटा मेरा तो ताल्लुक रहा है ऐसे इदारों से जहां से बैठ के हमने कानून की ड्राफ्टिंग की हुई। किस किस लफ्ज पे फोकस, आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। जिसने अकाउंटेबल लिखा होगा बच्चे ने, उसको एहसास नहीं होगा कि अकाउंटेबल का मतलब क्या है, कन्विक्शन का क्या मतलब है। अब सुने, किसी बच्चे ने मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी की नहीं, किसी ने पूरी, मैंने क्या लिखा था, इवेल्युएट करो। किस इवेल्युएट किसको कहते हैं, और किसको इवेल्युएट करो, सजाएं दिला रहे हो उसको। मैं तो सजा पे बात ही नहीं कर रहा था, मैंने तो आपसे क्या पूछा, उसकी डिफेंस को इवेल्युएट करो। मुझे बताओ कि उसका डिफेंस किस हद तक ठीक है, उसके डिफेंस पे आके बात करो ना। मुझे बात बताओ, रिक्वायरमेंट क्या थी और जवाबात क्या देखे आपने। बेटा रियलाइजेशन हुई, ये रियलाइजेशन अगर हो रही है ना, तो लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स वर्क हार्ड टुगेदर। इस पेपर को मैंने तो इज्जत का मसला बनाया हुआ है, ठीक है, मेरे लिए तो ये इज्जत का इशू है। मैं तो इस पे, मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, मैं इस पे हर वक्त काम कर रहा हूँ, हर वक्त काम कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा साथ दे दो बस, मिलके इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे कि दुनिया देखेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। अब्दुल गनी ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्पेसिफिक सेक्शंस की बात जहां तक है, ओपन बुक है, ओपन बुक है, ठीक है, सेक्शन वहां पे लिखे होते हैं, सिनेरियो को अप्लाई करना होता है लॉ का। मेरे लिए मेरा बच्चा अली, बच्चे पास हो गए ना, वो मेरा मेरिट है, बस मेरा मेरिट है बच्चा पास हो जाए। सही हो गया भाई, मजा आया आज, आप बताओ मजा आया आज, चीजें सीखी भी कुछ हमने आखिर में। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से, इसी जज्बे और मेहनत से, सिर्फ एएमएल पे नहीं, हर लॉ पे, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है मेरे बच्चों, हर लॉ पे आप मुझ मेरी एनर्जी में, मेरी मेहनत में कमी नहीं पाओगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरीके से लेके चलूंगा, और आपको न सिर्फ ये कि ड्राफ्टिंग करवाऊंगा, मैं खुद आपके साथ ड्राफ्टिंग करूंगा, मैं आपको खुद ड्राफ्टिंग करके दूंगा कि इसका इस तरह, और उसको डिस्कस करूंगा। देखिए आप जो यूके में जो लॉ होता है, एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, उसकी किताबें पाकिस्तान में मिलती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की किताबें जो है पाकिस्तान में मिलती है। उसमें मैं मेरा प्रोफेशन है, मेरा शौक है, मैं लेता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। उसमें वो करते क्या है कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका एक क्वेश्चन होता है जैसे मैंने बनाया, फिर हर क्वेश्चन के आंसर का प्लान देते हैं, प्लान प्लान होता है, इसका जवाब ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, इसमें पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक मॉडल आंसर दे देते हैं। वही टेक्निक में अप्लाई करूंगा कि मैं जब अपना जवाब आपको दूंगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा, और इसमें मैं बड़ा टाइम लगाऊंगा, टीचिंग के अलावा तो टीचिंग में टाइम बचाऊंगा, वो ड्राफ्टिंग में लगाऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप सब खुश रहें, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।